Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper and the question is from the section called Biomolecules Carbohydrate chapter. इससे आसान क्वेश्चन तो क्या पूछेगा आईआईटी एडवांस जैसे पेपर के अंदर इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने आपको ऑलरेडी बना के दे दिया है, आप हमें डी माइनस एल माइनस का स्ट्रक्चर दिखा दो। तो ये प्लस और माइनस तो ऑब्वियसली अपोजिट हो ही जाएगा, जब डी से एल पे जाओगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए इसको देख के कभी मत घबराया करो प्लस माइनस को, आप सिंपली ये देखो डी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, एल स्ट्रक्चर आपको पूछ रखा है। इससे आसान क्वेश्चन आईआईटी आपसे पूछ ही नहीं सकता। और आप यकीन नहीं मानोगे ये क्वेश्चन उसने आईआईटी ने 2 बार पूछा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और पूछा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करी थी। वहां चारों ऑप्शन में साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दिए थे उसने, तो वहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो कर दिया था। यहाँ तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं करना, क्योंकि कभी भी अगर आपको डी से एल जाना है या एल से डी जाना है तो कुछ नहीं करना, बस इसकी मिरर इमेज बना दो। तो बस इसकी मिरर इमेज बनाओ जरा एक बार, क्या बनेगी इसकी मिरर इमेज बनाना जरा, क्या बनेगा 1 2 3 4। इसको करूँ C2H5 नीचे, ये वाला OH इधर आ जाएगा, ये वाला OH इधर आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा और ये वाला OH इधर आ जाएगा। जस्ट इसकी मैंने मिरर इमेज बना दी, ये बन गया। अब ढूंढो जरा चारों ऑप्शन में से ये मिरर इमेज कहाँ दिख रही है आपको, देखना जरा कहीं दिख रहा है। 2 OH इस साइड को दिख रहे हो आपको, 2 OH इस साइड दिख रहे हैं, फिर एक OH इस साइड, एक OH इस साइड, बस ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, ठीक है ना। तो आईआईटी एडवांस जैसे पेपर के अंदर इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन के अंदर। जैसे अगर ए पार्ट को अगर मैं देखूं तो ए पार्ट के क्यू पे क्या कमेंट करोगे, डब्ल्यू पे क्या कमेंट करोगे, डेल्टा एस पे क्या कमेंट करोगे, उसके क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू पे क्या कमेंट करोगे, डेल्टा जी पे क्या कमेंट करोगे, ये सब आपसे वो पूछ रहा है। तो एक एक करके इधर पढ़ते चलते हैं और एक एक करके इस पे कमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की आपसे बात कर रहा है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहा है तो इसका मतलब आपसे कह रहा है कि H2 आपके पास क्या था, लिक्विड था, जिसको आपने क्या किया, जिसको आपने H2O सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। तो H2O लिक्विड को अगर आपने H2O सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो ये आपने कर दिया फ्रीजिंग। इसमें देखते हैं जरा इसमें इन सब का क्या क्या होगा। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें Q का क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर कोई चीज लिक्विफाई से अगर आपका क्या हो रहा है, सॉरी लिक्विड था, लिक्विड से अगर आपका सॉलिड जा रहा है मतलब फ्रीजिंग हो रही है, तो फ्रीजिंग में डेल्टा आपका जो हीट है, हीट क्या होगा आपका, हीट रिलीज होना चाहिए। मतलब Q क्या होगा आपका लेस देन 0 होगा, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है जी, तो हीट क्या होनी चाहिए, हीट रिलीज होनी चाहिए। मतलब ये होना चाहिए एंडोथर्मिक प्रोसेस, इधर को जाने में, इधर को जाने में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है जी। अच्छा अगला सुनिएगा। अगला आपसे कहता है कि इसका वर्क डन का क्या होगा। वर्क डन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्क डन के बारे में इतना तो पता चल रहा है कि 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सुना है कि आइस एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग या फिर वाटर एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग। तो जब आइस बनता है तो वो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है तो ऑब्वियसली सराउंडिंग पे कुछ ना कुछ वर्क करेगा, सिस्टम एक्सपैंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए इट विल नॉट बी 0, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। अभी मैं इस डिस्कशन पे जा ही नहीं रहा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बट 0 नहीं होगा। अभी मैं इतने डिस्कशन पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बस ये बताना है 0 के नहीं है कि नहीं। तो 0 तो नहीं होगा फॉर श्योर। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस आप एंट्रोपी खुद भी सोच सकते हो कि पहले वो लिक्विड था, लिक्विड से सॉलिड हो गया और भी पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया। अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो गया, पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया, तो एंट्रोपी तो डिक्रीज कर गई ना, एंट्रोपी तो कम हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा यू, डेल्टा यू काफी बच्चों को यहाँ पे परेशान कर सकता है। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा सीखा होगा कि ये क्या है, आपका जो भी फ्रीजिंग वाला प्रोसेस होता है, बॉइलिंग प्रोसेस होता है, तो वो कैसे होता है, उस जगह पे आके आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो एट ड्यूरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट और यू कैन से ड्यूरिंग द फ्रीजिंग प्रोसेस आपका टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बच्चे सोच सकते हैं। बट ऐसा नहीं है बेटा, जब भी फेज ट्रांजिशन में होगा तब आप ऐसा नहीं कहोगे, तब आप इसको 0 नहीं बोलोगे। वो टिपिकली सिर्फ और सिर्फ आप किसके लिए बोलते थे, आइडियल गैसेस अगर आपके पास हो तो वो स्टेटमेंट होल्ड करता है कि फॉर आइडियल गैसेस यू कैन से कि अगर आपके पास आइसोथर्मल कंडीशंस हैं तो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू 0। बट फिलहाल ये फेज ट्रांजिशन है, फेज ट्रांजिशन में डेल्टा यू 0 बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे तो डेल्टा यू बल्कि डिक्रीज करेगा, अगर मैं सच बताऊं तो डेल्टा यू आपका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे ये लिक्विड से सॉलिड जा रहा है। ठीक है जी। अगला अगर मैं देखूं, अगला डेल्टा जी, डेल्टा जी के बारे में मैं क्या बोलूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। जब भी फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है ना, उसको हम इक्विलिब्रियम मानते हैं, मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, यू कैन से मानते क्या होता ही है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। और अगर इक्विलिब्रियम स्टेट तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी आपका 0 होगा। तो अगर इसके हिसाब से मैं मैच करने की कोशिश करूं तो क्या आपका कौन कौन से ऑप्शंस मैच हुए देखते हैं जरा। क्या आपका पी मैच हुआ, नहीं हुआ।
क्या आपका डब्ल्यू मैच हुआ? नहीं हुआ। क्या आपका डेल्टा एस मैच हुआ एंट्रोपी? हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया। देन डेल्टा यू, ये भी मैच नहीं हुआ। जी, ये मैच हो गया। मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका आर एंड टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब बी पार्ट पे। बी पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। बी पार्ट आपसे कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू अ वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। ये फ्री एक्सपेंशन का केस है, मतलब यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ है, लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे कोई गैस है और इस तरफ को आपके पास कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, हवा भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास वैक्यूम है। आपने जैसे इस नोब को खोला, नोब खोलते ही गैस इधर से इधर भागेगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ये आपका कौन सा केस है? ये आपका फ्री एक्सपेंशन का केस है। साथ के साथ आपको आइसोलेटेड कंडीशंस भी दे रखी है। अगर आइसोलेटेड है तो इसने आपको इनडायरेक्टली ये भी कह दिया है कि ये आपका एडियाबेटिक है, कि मतलब ना तो हीट लेगा ना देगा। इस वजह से अगर मेरे से कोई पूछे इसका क्यू कैसा होगा, तो क्यू तो इसका जीरो हो जाएगा, एडियाबेटिक कंडीशंस है, आइसोलेटेड कंडीशंस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंस यहाँ पे आपने ओवरऑल कुछ भी टेम्परेचर चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने तो नोब खोली है, इस नोब को खोला और गैस इधर भाग गई। तो सिंस यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो यू कैन से डेल्टा यू विल आल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। अभी डेल्टा यू कैन, यू कैन से डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज आइडियल गैस है आपके पास। ठीक है, और सिंस यू नो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो अगर आपका डेल्टा यू जीरो, क्यू जीरो, तो डब्ल्यू भी जीरो। तो यहाँ पे मैंने डब्ल्यू को भी जीरो कह दिया। ठीक है, अब कौन बचा? एंट्रोपी। एंट्रोपी की बात आप समझ लो। एंट्रोपी आपके पास पहले गैस छोटे से चैम्बर में यहाँ पे बैठी थी, अभी पूरे में भागने लगी। अगर गैस इधर उधर भागेगी तो रैंडम अरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, रैंडम अरेंजमेंट बढ़ जाएंगे, और अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी भी आपकी बढ़ती है। ये कहानी समझ में आई हमको? ठीक है जी, अगला क्या बचा? एक चीज और बची, दैट इज द डेल्टा जी। डेल्टा जी की अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात पता है, आप खुद भी सोच सकते हो, मैंने बस इस नोब को खोला और ये इधर से इधर भाग गया। ठीक है, ये इधर से गैस आपकी फ्री में भाग गई, मतलब बिना किसी परेशानी के भाग गई, क्योंकि इधर कोई गैस भी नहीं है, इधर एयर भी नहीं है जो इसको रोक सके। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एयर भी होती तो हो सकता है वो इसको कुछ रोकती आने से। अभी आपके पास एयर भी नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम में, कुछ भी नहीं है, फ्री चैम्बर है, फटाफट भाग जाएगी। और भाग जाएगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और आपने सुना होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है? डेल्टा जी आपका लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी आपका क्या हो गया? डेल्टा जी आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, तो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ लोग, पता है, कुछ लोग जो मैंने डब्ल्यू इज टू जीरो यहाँ से मैं लेके आया, कुछ लोग ऐसा भी समझाते हैं कि सिंस यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, तो डब्ल्यू निकालने का क्या तरीका है? माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि पी एक्सटर्नल भी तो जीरो है ना, क्योंकि जैसे ही आपने इस नोब को खोला, गैस इधर को भाग रही है और गैस को रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। तो अगर अपोज करने वाला कोई नहीं है तो पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है, और पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो डब्ल्यू वैसे ही जीरो हो जाता है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं जरा हमारे इनमें से कौन कौन से आंसर्स हमारे पकड़ में आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। देखें जरा, पार्ट बी के लिए मैं देखूं, क्या क्यू जीरो है? हाँ जी, क्यू जीरो है। डब्ल्यू जीरो है? डब्ल्यू जीरो है। डेल्टा यू जीरो है? डेल्टा यू भी जीरो है। डेल्टा एस आपका नेगेटिव दे रखा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसने जीरो दे रखा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये तीन मैच कर रहे हैं। अगर ये तीन मैच कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर मैंने लिखा था आपका आर एंड टी। इसका आंसर मैं लिख दूं, क्या क्या होना चाहिए? पी, क्यू एंड एस। ये तीन आंसर्स होंगे। ठीक है, देन सी ऑप्शन पे मैं आ जाता हूं। सी ऑप्शन एक बार जरा सुनिएगा। सी ऑप्शन को अगर मैं देखूं, सी ऑप्शन में आपसे क्या कह रखा है? आपसे कह रखा है इक्वल वॉल्यूम के दो चैम्बर हैं, इक्वल वॉल्यूम के चैम्बर हैं, ये भी वी, ये भी वॉल्यूम वी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? दो आइडियल गैसेस हैं, लेट्स से कोई आइडियल गैस ए है, कोई आइडियल गैस बी है, दो चीजें हैं आपके पास। उसके बाद कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब डेल्टा टी भी इक्वल्स टू जीरो है, डेल्टा पी भी इक्वल्स टू जीरो है। तो ऐसे में आइसोलेट भी है, आइसोलेटेड कंटेनर भी है। और आपने क्या किया? जस्ट इस ये जो जिस बाउंड्री से सेपरेट था, इसको हटा दिया, और हटाते ही क्या होगा? गैसेस मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो ऐसे में पूछ रहा है इन सबका क्या होगा। तो देखो जरा, कुछ बात तो इसने पहले से ही दे दी, एक बात तो इसने पहले से ही दे दी। क्या दे दिया आपको? आपको दे दिया इसने क्यू जीरो है, खुद ही बता दिया आइसोलेटेड है, तो क्यू तो जीरो है ही है। दूसरा अगर मैं देखूं तो दूसरा, आपने इसके ओपन किया, ओपन करके बस गैसेस मिक्स हो गई आपस में। सराउंडिंग को ये ना तो धक्का दे रही है, ना ही सराउंडिंग इसको धक्का दे रहा है। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई यू कैन से डब्ल्यू विल आल्सो इक्वल्स टू जीरो। और सिंस यू नो कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू के हिसाब से डेल्टा यू भी जीरो हो गया। ठीक है जी, तो डेल्टा यू भी जीरो आ गया मेरा।
और लास्ट सेक्शन को अगर देखें तो आपने जैसे ही इसको खोला वैसे गैसेस मिक्स होना शुरू हो गई, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वही वाली बात जो मैंने यहाँ बोली थी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए। अच्छा, एंट्रोपी की आप बात समझो, जैसे ही मैं इसको खोलूंगा वैसे गैसेस रेंडमली अरेंज हो जाएंगी, कोई मॉलिक्यूल कहीं बैठ जाएगा, कोई मॉलिक्यूल कहीं बैठ जाएगा, रेंडमली अरेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। इस बात को अगर मैं वैसे भी समझाऊं आपको, आप सोचो जैसे हम 10th क्लास में या 11th क्लास में या 12th क्लास में नॉर्मल अपने मैथमेटिक्स में, यू कैन से मैथमेटिक्स में हम लोग एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, बहुत फेमस सा क्वेश्चन करते हैं कि दो सिक्के उछाले, दो सिक्के उछाले तो आपके पास क्या है, एक सिक्का उछाला तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड और टेल। लेकिन दो सिक्के उछाले तो आपके पास क्या, हेड हेड या फिर टेल टेल, या हेड टेल या टेल हेड, आपके पास क्या, चार पॉसिबिलिटी हो जाती है। तीन सिक्के उछाले तो आपके पास आठ पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो बस मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ही आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं ना, पहले सिर्फ ये प्योरली ए थी, अभी प्योरली बी थी, आपने जैसे ही इसे खोला तो ये रैंडमली अरेंज होने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ गई ना। मतलब कि ऐसा हो सकता है, कैसे भी अरेंज हो सकता है रैंडमली, ए बी करके, हो सकता है ए करके, ए बी सी करके, ए बी बी ए करके, सॉरी। तो इस तरीके से वो किसी भी तरीके से रैंडमली अरेंज हो सकता है, और रैंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी। अब जरा देखने की कोशिश करते हैं इनमें से कौन कौन मैच कर रहा है। लेट्स से मैं देखूं कि क्यू, क्या क्यू मैच कर रहा है, क्यू इज इक्वल टू जीरो है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो है, डेल्टा एस मैच नहीं कर रहा, डेल्टा जी भी मैच नहीं कर रहा। मेरे को लग रहा है इसका भी सेम ही आंसर आ गया फिर तो, जो इसका आ रहा था, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू एंड एस। लास्ट सेक्शन पे आते हैं। लास्ट सेक्शन आपसे कह रहा है कि कोई रिवर्सिबल हीटिंग है, H2 गैस है जो कि 1 एटीएम पे है, फ्रॉम 300 केल्विन से 600 केल्विन गया, ठीक है, और उसके बाद आप क्या किया, रिवर्स कर लिया और वापस ले आए। अच्छा, ये तो सब कुछ सेम ही है फिर। उसने बोला प्रेशर आपने सेम रख रखा है, बस टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, और जिधर गए थे वहीं वापस आ गए। ठीक है, पीवी ग्राफ आपने बनाया, आपने क्या करा, वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम वापस आ गया, टेम्परेचर बढ़ाया जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर घटाया, वापस से वहीं आ गए। तो ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया एक तरह से, और साइक्लिक प्रोसेस होगा तो जितनी भी डेल्टा वाली चीजें हैं, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी, वो सब जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो ये सभी जीरो हो गया। ठीक है जी। और क्या बचा, और बचा आपका क्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यू क्या है, क्यू उसने, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, जहां से हम गए वहीं वापस आ गए। तो ओवरऑल क्यू क्या है, क्यू का कुछ भी नहीं होगा, क्यू जीरो ही रहेगा आपका। ठीक है जी। तो आपका क्या है, किसी भी तरह की हीट रिलीज या हीट गेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप साइक्लिक प्रोसेस है, वापस वहीं आ गए, जो आपने किया वही एग्जाम पर वापस आ गए, जिसकी वजह से आपका क्यू जीरो हो गया। और सिंस आप वापस वहीं आ गए, तो एरिया एंक्लोज द ग्राफ, आप इधर गए और इधर आ गए, एरिया एंक्लोज द ग्राफ जीरो है, दैट्स व्हाई आप कह सकते हो डब्ल्यू भी जीरो है। तो इसमें सब कुछ ही जीरो हो गया अगर आप देखोगे तो। अब देखते रहे मैच कौन कौन कर रहा है। क्या क्यू मैच कर रहा है, क्यू आपका जीरो इसने बोला है, डब्ल्यू आपका जीरो बोला है, ये हमने मैच कर दिया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, डेल्टा एस मैच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या क्या होना चाहिए, इसका आंसर मेरे को लगता है डेल्टा एस वाला, मतलब आर को छोड़ के बाकी सब होंगे। तो पी होगा, क्यू होगा, एस होगा और टी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातें अगर पता हो तो सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ के ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो आपको सॉल्व करने के लिए कोई पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपका ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है अगर इस चैप्टर के, तो आप बड़े प्यार से सोचोगे और टिक लगा दोगे। लेकिन सोचना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात जरा ध्यान से देखना। अच्छा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर इस रिएक्शन का लिखा है डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच लेस देन जीरो है, अगर डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ओवरऑल कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम की रिएक्शन आपके सामने लिखी हो और उस पर लिखा हो कि वो एक्सोथर्मिक है या वो एंडोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में लिखा होता है। इसका मतलब ये कि इस रिएक्शन के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड वाला एंडोथर्मिक होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ये तो हमने पकड़ लिया डेल्टा एच के बारे में, एक्सो एंडो हमने पकड़ लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये कोई ग्राफ है जो कि T1 टेम्परेचर पे है, तो T2, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, तो बताओ जी T2 पे आपका ग्राफ कैसा आएगा। मतलब T1 का तो आप स्टैंडर्ड ग्राफ मान लो जो ऊपर दिया गया है, अब T2 का ग्राफ कैसा होगा, इसके ऊपर चला जाएगा, या T1 से नीचे रह जाएगा, या T1 से ऊपर चला जाएगा, या T1 से ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। देखना यहाँ पे क्या हुआ, दोनों बराबर हो गए एट द एंड। और इसमें क्या फर्क है, इसमें ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, और इसमें क्या हुआ, बढ़कर फिर घट गया। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात समझना। अकॉर्डिंग टू ली चार्टेड प्रिंसिपल हिसाब से अगर मैं जाऊं, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपने पढ़ा है ली चार्टेड प्रिंसिपल में, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो ऐसे में एंडोथर्मिक फेवरेबल होती है।
तो इसका मतलब है कि T2 टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक फेवरेबल होगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होगी। एंडोथर्मिक तो बैक साइड वाला रिएक्शन है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे T2 टेम्परेचर पे बैक साइड को जाएगी रिएक्शन। और अगर बैक साइड को जाएगी तो ये जो परसेंटेज ऑफ अमोनिया जो ईल्ड हो रहा है, जो अमोनिया जो बन रहा है, उसकी परसेंटेज ऑब्वियसली घट जाएगी। तो मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज ऑफ अमोनिया विल डिक्रीज, जिसकी वजह से ये बात तो पक्की है कि ग्राफ आपका क्या आएगा, ग्राफ आपका T2 का ग्राफ T1 से नीचे आएगा। अब T2 का ग्राफ T1 से नीचे तो यहाँ भी दिख रहा है, T2 का ग्राफ T1 से नीचे तो यहाँ भी दिख रहा है। अब इन दोनों में से किसको मानूं? क्योंकि इसको और इसको तो मैंने काट दिया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है जी। इससे नीचे ही आएगा ग्राफ, T1 से नीचे ही जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि अगर एंडोथर्मिक फेवरेबल होगा बैक साइड जाएगा, बैक साइड जाएगा तो कम से कम अमोनिया बनेगा। इसलिए हायर टेम्परेचर पे आपका ग्राफ क्या है, जो स्टैंडर्ड वाला T1 था उससे नीचे जाएगा, मतलब कि आपका कम अमोनिया बनेगा। अब देखना इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत सुंदर बात छुपी हुई है, ध्यान से सुनना। ये आपने सुना होगा कि इक्विलिब्रियम पे आके कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब कि इस चैप्टर में अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन में ये चारों ऑप्शंस में जो ग्राफ बने हुए हैं, ये इस पॉइंट को पकड़ूं, यहाँ लेट से यहाँ इधर सेक्शन को पकड़ूं, इस सेक्शन को पकड़ूं और यहाँ कुछ इस सेक्शन को पकड़ूं, और मैं ऐसा बोलूं कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो शेडेड रीजन है ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कब होता है? जब परसेंटेज यील्ड या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए। तो कांस्टेंट तो इस पॉइंट के बाद हो रही है ना। तो ये वाला रीजन है ना, ये रीजन आपका इक्विलिब्रियम को दर्शा रहा है। मतलब कि यहाँ पे आने के बाद, इस टेम्परेचर के बाद ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इसका मतलब है कि ये जो आपने बात पढ़ी है, ये जो आपने टिपिकली ली चार्टिंग प्रिंसिपल पढ़ा है और ये सारी बातें पढ़ी है कि हायर टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक फेवरेबल होगा जिसकी वजह से अमोनिया कम बनेगा, दिस ओनली होल्ड फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेरा जो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा वो कहां होगा? वो सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू ट्रू हो सकता है जब इस पॉइंट के बाद की बात करूं। मतलब इस पॉइंट के बाद तो आपका क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे सर इससे पहले क्या है, ये क्या चीज है, फिर ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं है, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं है, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं है, तो फिर ये क्या है? जब तक आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो ये नॉर्मल चलेगा किस थ्योरी के हिसाब से? ये नॉर्मल चलेगा केमिकल काइनेटिक्स थ्योरी के हिसाब से। एक काइनेटिक्स का चैप्टर होता है, जो बच्चे हो सकता है 11th क्लास के बच्चे कुछ सुन रहे हो इस वक्त हमें, तो केमिकल काइनेटिक्स एक 12th क्लास का चैप्टर है जो सिंपली ये कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। दिस स्टेटमेंट होल्ड फॉर एवरी रिएक्शन, बट जब वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपका क्या है, अगर हायर टेम्परेचर पे देखोगे, जो ब्लू शेडिंग में मैंने ग्राफ दिखाया है, हायर टेम्परेचर पे ग्राफ ऊपर को जाना चाहिए। मतलब हायर टेम्परेचर पे आपका ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ज्यादा परसेंटेज बनेगी। इसलिए परफेक्ट आंसर मेरे को लग रहा है बी होगा, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसा करने पे अमाउंट ऑफ अमोनिया भी बढ़ा, मतलब रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो ये T2 पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, लेकिन कब तक? जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पहुंचा तो एट इक्विलिब्रियम, ये सारा इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम अभी हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ली चार्ट प्रिंसिपल के हिसाब से सोचना पड़ेगा। और उसके हिसाब से अगर मैंने सोचा तो मैंने देखा हायर टेम्परेचर पे कम से कम अमोनिया बनेगा, तो इसलिए हायर टेम्परेचर पे T1 से नीचे T2 दिखाई दे रहा है। बात आई मेरी समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने बोला इक्विलिब्रियम चैप्टर यहाँ है, इस रीजन में इक्विलिब्रियम चैप्टर है, यहाँ लीचर प्रिंसिपल लगाना। यहाँ लीचर प्रिंसिपल के हिसाब से आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे यील्ड घट जाएगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका काइनेटिक्स चैप्टर है, यहाँ नॉर्मल थ्योरी लगेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसलिए T2 का ग्राफ एट द केमिकल काइनेटिक्स थ्योरी यू कैन से कि यहाँ तो बढ़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट लगने के बाद वो घटेगा। इसलिए परफेक्ट आंसर क्या होगा? परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड ओर्स एंड मेटलर्जी। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा है? कह रहा है कि आपके पास क्या है, कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है, कैसे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। तो अगर आपको याद हो तो एक टिपिकल से आपका डायग्राम होता था जिसमें हम एक तरफ क्या रखते थे, एक तरफ हम इम्प्योर कॉपर का रॉड लेते थे और एक तरफ हम प्योर कॉपर का थिन रॉड लेते थे। ये वाला डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसको याद करो, ये आपने थ्योरी में शायद पढ़ा होगा। तो टिपिकली होता क्या था, ये जो इम्प्योर कॉपर है उसको आप एनोड पे लेके चलते थे और प्योर कॉपर को आप कैथोड पे लेके चलते थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट लेके चलते थे। तो ये जो कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसमें Cu2+ आयन ऑब्वियसली होंगे,
कुछ सल्फेट आयन भी पड़े होंगे। ठीक है जी। आगे से क्या होगा, इसमें जब आप बैटरी आप इसमें ऑब्वियसली ऑन कर दोगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो इम्प्योर है ना, इम्प्योर वाला है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी और कॉपर होगा, तो कॉपर तो इसमें भी प्रेजेंट होगा, लेकिन वो कॉपर क्या करेगा, वो कॉपर भी आपका कॉपर 2+ आयन बन जाएगा, और कॉपर 2+ आयन बन के ये सोल्यूशन में आ जाएगा, लेकिन से ये सोल्यूशन में आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर पहुंच जाएंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन फिर ये जो कॉपर है, चाहे बेशक आपके पास कॉपर कहाँ के हों, चाहे बेशक आपके पास कॉपर यहाँ के हों, चाहे इलेक्ट्रोलाइट वाले हों, कोई भी कॉपर को पकड़ लो, आप ऐसा कह दो कि ये इलेक्ट्रॉन ये कॉपर 2+ आयन एक्सेप्ट करेंगे, और वो बन जाएंगे कॉपर, एलिमेंटल कॉपर, और वो एलिमेंटल कॉपर जा जाके इसके ऊपर चिपक जाते हैं। इस तरह से हम कह पाते हैं कि जो हमने इम्प्योर लिया था, इसके अंदर से कॉपर 2+ आयन बन बन के बाहर आता रहेगा, और फाइनली वो कॉपर 2+ आयन कॉपर बन बन के इस पे डिपोजिट होता रहेगा। कुछ समय के बाद ये हो जाएगा पतला और ये हो जाएगा मोटा। तो उसी के ऊपर इसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखना जरा क्या क्या कह रहा है। कह रहा है इम्प्योर कॉपर को हमने कैथोड बना रखा है क्या? नहीं जी, इम्प्योर को तो हमने एनोड बना रखा है, तो ये स्टेटमेंट तो इसका गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 आप लेके चल रहे हो, ये तो मैंने आपको बताया कि ये हम लेके चलते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देन प्योर कॉपर को कैथोड बना के लेके चल रहे हो, सही बात है, प्योर कॉपर कैथोड है। देन कह रहे हैं इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन एज एनोड मड, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होंगी, देखो जी, कॉपर तो क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास कॉपर था और इम्प्योरिटीज थी, कॉपर का तो क्या हुआ, कॉपर तो कॉपर 2+ आयन बन गया, और उसके बाद वो उसका फिर से क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया और वो कॉपर एलिमेंटल कॉपर में कन्वर्ट होकर इसके ऊपर चिपक गया। लेकिन बाकी की जो इम्प्योरिटीज होंगी वो फालतू चीजें, वो आके यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी, वो नीचे गिर जाएंगी, वो चीजें नीचे गिर जाएंगी। ये जो नीचे चीजें गिर जाती है, नीचे इम्प्योरिटीज गिर जाती है, इसी को एनोड मड भी बोलते हैं। तो इसी से आपको याद रहेगा कि इम्प्योर वाला एनोड होता है। तो जो इसने पहला आपसे पूछा है कि इम्प्योर कॉपर क्या कैथोड होता है, तो आप वहीं से समझ जाओ, क्योंकि ये बच्चों को याद हो, जल्दी एनोड मड के नाम से याद रखना आप इसको। तो एनोड मड तो तभी बनेगा जब एनोड पे इम्प्योरिटीज होंगी। तो इम्प्योरिटी सेटल डाउन एज एनोड मड, ये बिल्कुल सही है। दैट्स व्हाई अगर आप देखो तो करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। And this question is from the section called D block chemistry. D block chemistry से कह लो, या you can say transition element। तो यहाँ पे Mn2+ और Mn3+ और Chromium 2+ के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फैक्चुअल बात जो आपको पढ़ाई जाती है वो मैं आपको जल्दी से बता दूं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम का 3+ कॉम्प्लेक्स जो है वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोलना चाहिए मेरे को, बल्कि ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना चाहिए। तो क्रोमियम का जो आपका 3+ वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आयन होगा वो मोस्ट स्टेबल होता है। ऐसे ही Mn का अगर आप बात करो तो Mn की एसिडिक मीडियम में तो Mn की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और बेसिक मीडियम में अगर बात करो तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है जी। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को Mn3+ आयन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। तो इसका मतलब टिपिकली मैं इस क्वेश्चन को एसिडिक मीडियम में ही बाय डिफॉल्ट मान के चलूंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में मान लूंगा ना, तो MnOH होल थ्राइस के आपके पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, फ्री Mn3+ आयन आपके पास पड़े ही नहीं होंगे। इस कारणवश मैं इसको एसिडिक मीडियम मान के चल रहा हूं और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर देखें जरा, तो जो सबसे पहली बात मैंने बताई कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज Mn2+। ठीक है, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसी तरह से क्रोमियम 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल बोली जाती है। वैसे तो E0 के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, कौन सी कम। लेकिन वैसे अगर देखा जाए थोड़ा बहुत, कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि T2G में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, दैट्स वाई ये ज्यादा स्टेबल है। कुछ लोग ऐसा भी समझाते हैं। अच्छा, ध्यान से समझना, अगर आपको ये स्टेबिलिटी पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि क्रोमियम 2+ आयन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है क्रोमियम 2+ आयन, आपको पता है कि अगर ये 3+ ज्यादा स्टेबल होता है तो 2+ वाला 3+ में कन्वर्ट होगा। अगर होगा तो इसका क्या हो रहा है, फिलहाल ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 2+ से 3+ जा रहा है, तो पहले 2 की कमी थी, अब 3 की कमी है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल इसमें क्या हो रहा है, फिलहाल इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये दूसरी चीज को रिड्यूस करेगा, इट मींस इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यही था कि क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट था, ये सही था, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि इसकी पूरी पूरी टेंडेंसी है कि ये क्रोमियम 3+ में जाए।
सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो सिमिलरली Mn का मैंने क्या बताया, Mn2+ ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब Mn3+ अगर आपके पास होंगे तो वो 2+ में जाने की कोशिश करेंगे। 3+ से अगर 2+ में जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ये इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव कर सकता है, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Mn3+ विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 था ये पूछ रहा था क्या इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप बोलोगे यस इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 जो पूछा गया है वो पूछा गया क्रोमियम 2+ और Mn3+ क्या D4 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बातें हैं, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना तो आपको निकालना आता ही होगा। तो अगर आप बात करो मेरे से क्रोमियम 2+ आयन की, Mn3+ आयन की, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आप उसमें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना इसकी कॉन्फ़िगरेशन में से, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, यू विल गेट D4 सिस्टम। सॉरी मैंने D5 लिख दिया, यू विल गेट D4 सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, कह रहा है व्हेन क्रोमियम 2+ आयन इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जब वो ये वाला काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में D5 हो जाएगी। वो पूछ रहा है क्रोमियम 3+ आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या D5 हो जाएगी। अब ये भी मैंने बताया क्रोमियम 2+ D4 होता है, तो क्रोमियम 3+ D5 कैसे होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा ना, तो D3 हो जाएगा। आपको नहीं दिखता है तो मैं जल्दी से आपको दिखा भी दूं, क्रोमियम की जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5 होती है। अगर आप क्रोमियम 2+ पे जाओगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, ये हो गया D4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। और अगर क्रोमियम 3+ आपको निकालना है, जो कि ये इसके बारे में पूछना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो जाएगा D3, और D3 है, D5 नहीं है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। एंड फाइनली द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड ओर्स एंड मेटलर्जी। तो ओर्स एंड मेटलर्जी टाइप का चैप्टर आपको सिंपली एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर से, छोटे मोटे सिंपल एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी आपको आया है, तो ये क्वेश्चन भी कोई बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा। इसमें पूछा क्या है, इसमें आपको कुछ ओर्स दिए गए हैं जिसके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, और ये सारे ही मैक्सिमम सारे ये ओर्स आपको कहाँ पे, आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर इस चैप्टर के अंदर एक टेबुलर फॉर्म में आपको वहां पे दिखेंगे। तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि ऐसे चैप्टर्स को आप एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड रीड करो, और जितना मैक्सिमम याद हो सके उतना याद करो। कुछ नहीं याद कर सकते तो कम से कम ये जो कंटेंट सामने है, मतलब कि मैं आपसे कह रहा हूँ जो आपका जो ओर्स के नाम आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है ये पिक। तो ओर्स के जो नाम आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में कि कौन सा ओर किसका है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। जैसे अगर आप देखोगे, ये साइडराइट की बात कर रखी है उसने, साइडराइट यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट FeCO3 कार्बोनेट हो रहा है। तो ये यही तो पूछ रहा था, कार्बोनेट कौन है, सल्फाइड कौन है, हाइड्रोक्साइड और कौन है, ऑक्साइड और कौन है। देन क्या कह रहा है, देन मेलेकाइट की बात कर रहा है। मेलेकाइट अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मेलेकाइट को अगर देखोगे तो हाइड्रोक्साइड से भी मैच हो जाएगा, कार्बोनेट से भी मैच हो जाएगा, दोनों ही दिख रहे हैं आपको इसमें। ठीक है, देन अगर मैं बॉक्साइड की बात करूं तो बॉक्साइड टिपिकली आपको ऑक्साइड दिख रहा है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है कैलामाइन। कैलामाइन की अगर आप बात करो तो कैलामाइन क्या है, कैलामाइन है जिंक कार्बोनेट। फिर से ये कार्बोनेट है, इसको कार्बोनेट से मैच कर दूंगा मैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट इस चार्ट के अंदर आपको नहीं दिखेगा, बट चैप्टर आप पढ़ोगे तो अर्जेंटाइट भी आपको मिल जाएगा। अर्जेंटाइट क्या है, अर्जेंटाइट आपका सिल्वर सल्फाइड है, दैट इज Ag2S यू कैन से। ठीक है ना, तो ये Ag2S है। अब जरा इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करो कि इसमें से कार्बोनेट कौन कौन है। तो कार्बोनेट कौन कौन है, साइड्राइड कार्बोनेट है, साइड्राइड कार्बोनेट है। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे पी को इसके साथ मिला दूं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो आपका मेलेकाइट भी आपका कार्बोनेट है, दैट्स वाई इसको क्यू को इसके साथ मिला दूं। देन उसके बाद अगर मैं देखूं तो आपका कैलामाइन भी कार्बोनेट है, तो इसलिए एस को भी इसके साथ मिला दूं। देन सल्फाइड की बात करूं तो बाकी कोई तो सल्फाइड नहीं है, जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा है Ag2S, दिस इज द सल्फाइड, इसको टी से मिला दूं। देन हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो आपका जो बॉक्साइड है वो भी एक हाइड्रोक्साइड है, और मैंने अभी अभी बताया मेलेकाइट को भी हाइड्रोक्साइड में हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए बॉक्साइड और मेलेकाइट दैट इज नथिंग बट यू कैन से क्यू तो होगा ही होगा, आर भी होगा इसका। देन ऑक्साइड की बात करूं तो ऑक्साइड वैसे तो ये कार्बोनेट 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 हाइड्रोक्साइड सल्फाइड, सिर्फ एक यही दिख रहा है मेरे को जो ऑक्साइड है, जो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दैट इज नथिंग बट यू कैन से ऑक्साइड कौन है, ऑक्साइड है आपका बॉक्साइड, दैट इज आर हेयर। तो इसका आंसर यही होना चाहिए, ए का PQS
बी का टी होना चाहिए और सी का क्यू और आर होना चाहिए, डी का आर होना चाहिए। तो ऐसे चैप्टर्स को आप तैयार करें, ऐसे चैप्टर्स से आप नंबर खींच सकते हो अपने आईआईटी में और अपनी रैंक को सुधार सकते हो। बट यही है कि थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा भी लर्न नहीं होता, तो कम से कम जो टेबुलर फॉर्म में चीजें दे रखी हैं कम से कम उतना स्टफ आप याद रखो। इस चैप्टर से जो भी कंटेंट आएगा वो टिपिकली एनसीईआरटी से आएगा, ज्यादा उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन चैप्टर। सिंपल एचबीआर का एडिशन है, लेकिन एक ही एचबीआर डलवाया उसने, वन इक्विवेलेंट ऑफ एचबीआर है जो कि आपने इस पे अटैक कराया। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो इस बात को पकड़ा करो, अगर इज लिखा है तो सिंगल करेक्ट होगा और आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है जी। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं किसी भी रिएक्शन को। तो फिलहाल ये अगर कुछ नहीं लिखा है इस रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन पे अगर आपको कभी भी कुछ नहीं लिखा हो तो आप उसको बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर मान के चलना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल नॉर्मल एडिशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल एचबीआर आप मार्कोनिक ऑफ एडिशन रट लेते हो वो रटने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये क्या है, ये है आपका कॉन्जुगेटेड डाइइन, ये है आपका कॉन्जुगेटेड डाइइन, मतलब कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये हो रखा है कुछ, ये बना हुआ है। तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन है। कॉन्जुगेटेड डाइन पे जब आप कोई भी एडिशन रिएक्शन कराते हो वो नॉर्मल तरह से बिहेव नहीं करता, वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या टेम्परेचर दे रखा है, उस हिसाब से उसकी रिएक्शन होगी। जरा ध्यान से देखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से इसी एग्जांपल को उठा लेता हूँ मैं। जैसे कि इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जांपल में आपके पास ये रिएक्टेंट है आपका। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट में एक काम तो क्या हो सकता है, सिंपल आप क्या करो, अपना मार्कोनी का एडिशन लगाओ, एचबीआर का एडिशन करो। तो क्या होगा, सबसे पहले एच जाके लगेगा और पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनेगा बराबर में। तो मान लो एच आके इस कार्बन पे लग गया इधर वाले पे, और ये पॉजिटिव कार्बोकेटाइन हो गया, बाद में यहाँ बी आर लग गया। तो मैंने आपसे क्या बोला कि आपका एच आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये CH3 हो गया। इस पे पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, इसलिए मैंने एडिशन इस वाले डबल बॉन्ड पे कराया, इस वाले डबल बॉन्ड पे नहीं करा रहा हूं मैं। और सिंपली यहाँ पे आके बी आर जुड़ जाएगा। तो इफेक्टिवली आपने ये देखा कि हमने क्या क्या जोड़ा, एच यहाँ जोड़ा और बी आर यहाँ जोड़ा। अब आ जाते हैं मेन बात पे। मेन बात यह है कि जब भी कभी आपको कॉन्जुगेटेड डाइन दिखे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो उसमें क्या कराना, उसमें नॉर्मल पहले H प्लस आयन का अटैक कराना। H प्लस आयन का अगर आपने इस पे अटैक करा दिया तो H प्लस आयन का अटैक करने के बाद नॉर्मली हाइड्रोजन तो इधर ही लगेगा, यही कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहला तो। लेकिन अगर कभी भी आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन है ना, तो उसमें ये काम भी हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ आ जाए, और इस तरफ को आने के बाद आपका ये क्या हो जाए, आपका ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ये CH3 बन चुका था और ये कार्बोकेटाइन बन जाए। ठीक है, और इफेक्टिवली बी आर माइनस फिर बाद में जाके आपका यहाँ पे ऐड हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ गया था, बी आर इधर लग गया, और जो हमने स्टार्टिंग में हाइड्रोजन लगाया था वो यहाँ लगाया था। तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ बी आर एड किया हमने। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने हमारा एच और बी आर कहाँ जुड़ा, लेट से ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा। तो हमने एच और बी आर को पहले और चौथे पे लगाया, जबकि यहाँ अगर देखें तो पहले और दूसरे पे लगाया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। तो दो पॉसिबिलिटीज होती है जब भी कॉन्जुगेटेड एडिशन होंगे, 1-2 एडिशन होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है और 1-4 एडिशन होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता दूं कि 1-4 एडिशन आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है और 1-2 एडिशन आपका काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। दिस इज काइनेटिकली स्टेबल एंड दिस वन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल जनरली आपके या तो हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं, या फिर अगर कोई टेम्परेचर ना दे रखा हो तो रूम टेम्परेचर पे भी आप थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट लिखते हो। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में भी आपका क्या बनेगा, इस क्वेश्चन में भी आपका 1-4 एडिशन होगा। तो 1-4 एडिशन होके क्या आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि ये भी CH3 ये भी CH3 बराबर में डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद बी आर यहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी में मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है, आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से जब भी कभी कंजुगेटेड डाइन हो तो आपको 1-4 और 1-2 दोनों ही सोचने पड़ेंगे, और ये देखना पड़ेगा टेम्परेचर क्या लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है रूम टेम्परेचर मानना, 1-4 एडिशन कराना है। हायर टेम्परेचर लिखा है तो भी 1-4 एडिशन कराना। लोअर टेम्परेचर लिखा है, कभी माइनस में दे रखा होता, आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा होता, 0 से भी कम दे रखा होता, तो ऐसे में यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस दे रखा होता, तो समझ जाओ ये 1-2 एडिशन कराने की कोशिश कर रहा है, फिर 1-2 एडिशन करवाते हैं आंसर। ठीक है ना। तो फिलहाल ये आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा 1-4 एडिशन। दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, 1-4 एडिशन को थोड़ा सा और ध्यान से सीखो। अगर नहीं आता है तो इसको कुछ लोग डायरेक्टली भी कराते हैं, जो मैंने ये सब काम कराया ना, कुछ लोग ऐसा भी कराते हैं कि यहीं से आप क्या कहते हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस बन गया, यहाँ प्लस बन गया, तो माइनस वाली जगह पे एच लग गया, प्लस वाली जगह पे बी आर लग गया।
तो कुछ लोग डायरेक्टली भी करा देते हैं, जैसे मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप कराया, ऐसा ना करा के डायरेक्टली भी करा देते कुछ लोग। तो 1/4 एडिशन अगर आपको नहीं पता है तो 1/4 एडिशन 1/2 एडिशन पे और थोड़ा सा डिटेलिंग सीखो। ठीक है, ये काम आ सकता है, इसके ऊपर आईआईटी आने वाले समय में फिर से दोबारा से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी। एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि मेरे को यहाँ भी कीटोन दिख रहा है, यहाँ भी कीटोन दिख रहा है, उसकी कुछ केओएच से रिएक्शन करा रखी है। तो अगर मैं देखूं केओएच से रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड आपको दे रखा है, तो क्या पॉसिबिलिटी बचती है? घुमा फिरा के बस एक पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि है एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्डोल कराना और कुछ भी नहीं कराना, सिंपल रिएक्शन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखना जरा, सिंपल क्वेश्चन है, इसको एल्डोल कराओ और आंसर बताओ। देखना जरा आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इज लिख रहा है, तो ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब चारों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, एक पहले तो ये पकड़ने की कोशिश करो। दूसरी बात अगर मैं आपसे बताऊं, तो इसने करवाया क्या है आपसे, ये देखो मैं क्या करता हूँ। एल्डोल में क्या करते थे आप, ऐसा कुछ करते थे कि सी डबल बॉन्डों के बराबर वाले कार्बन को माइनस बनाओ और दूसरे वाले सी डबल बॉन्डों पे अटैक करा दो। मतलब ऐसा करो कि यहाँ से माइनस बनाओ, इसका माइनस बनाओ लेट से, और इस पे अटैक करा दो। तो ऐसा करने पे कितना मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। लेकिन उस 6 मेंबर रिंग के ऊपर ये ब्रिज हेड कार्बन दिखेगा आपको, ये ब्रिजिंग दिखेगी। मतलब ऐसा दिखेगा यहाँ पे 6 मेंबर रिंग जैसा, यहाँ 6 मेंबर रिंग बन जाएगा और ये बीच में ब्रिजिंग। ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसको ऑप्शन को मान ही नहीं रहे। ठीक है जी। वैसे भी ऐसे इतने भयानक आपके प्रोडक्ट्स आते नहीं है, ऐसे ब्रिज हेड वाले बनते नहीं है जनरली, वो कम स्टेबल माने जाते हैं। अगर मैं यहाँ से बनाऊं, तो यहाँ से इसको माइनस बना के अगर इस पे अटैक कराऊं, तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनी। 4 मेंबर रिंग भी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है जी। दूसरा अगर मैं आपसे बताऊं, तो यहाँ पे अगर मैं इसका माइनस बना के इस पे अटैक कराऊं और एक बार इसका माइनस बना के इस पे अटैक कराऊं, तो अगर इसका माइनस बना के इस पे अटैक कराऊं, तो 1 2 3 4 यहाँ से ही 4 मेंबर रिंग बन रही है। 4 मेंबर रिंग भी ज्यादा स्टेबल नहीं मानी जाती। तो यहाँ से अगर देखो, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बनेगी। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मेरे को जो दिख रही है वो इसके होने की दिख रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं अदर पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर रहा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ मान रहा हूँ ये माइनस बनेगा और इस पे जाके अटैक मार देगा। ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे आपके पास सिंपली 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो देखना जरा क्या बना, बना के देखते हैं एक बार। तो देखें जरा क्या हुआ, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा 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 हुआ। ठीक है, और अगर आपको देखने में कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको जल्दी से बता दूं, कुछ बच्चों को साइक्लोएशन में प्रॉब्लम होता है कि सर साइकिल तो बन जाएगी लेकिन हमसे बनाने में प्रॉब्लम होता है, क्या करें। तो अगर आप देखोगे ना, तो होगा क्या, ये तो आपका O माइनस हो जाएगा। फाइनली पानी भी दे रखा है, तो इसे OH मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये क्या होगा, ये सीधा जाके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बनने वाला है। तो ये है आपकी 6 मेंबर रिंग। इसको थोड़ा सुंदर सुंदर अगर बनाएं, तो कैसा बनाएंगे, ये तो 6 मेंबर रिंग था ही, इसके बराबर में एक और 6 मेंबर रिंग लगा दो, ऐसे। ठीक है, और यहां से जरा काउंट करो, यहां से काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। यही तो किया मैंने, यहां से काउंट किया, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे लगा डबल बॉन्ड हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्बन पे एक लगा है CH3, और जिसपे जाके ये अटैच हुआ है इस पे लगा है एक OH। इतना काम मैंने अभी तक क्या किया, अभी तक ये काम किया, अभी तक तो सिर्फ ये काम किया है। अभी आगे आपसे क्या कह रहा है, H+ आयन डाल के हीट और कर दो। ऐसा करने पे आपको पता है अल्कोहल है, अल्कोहल अपना क्या करेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन दिखा देगा और एल्कीन की सिंथेसिस करा देगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एल्कीन बनाओगे, बराबर और कार्बन से हाइड्रोजन उठाओगे, डबल बॉन्ड बनाओगे। तो डबल बॉन्ड तो यहाँ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड तो यहाँ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड तो यहाँ भी बन सकता है। सबसे बेस्ट जो डबल बॉन्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, सबसे बेस्ट डबल बॉन्ड मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बनेगा। सबसे बेस्ट डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ, यहाँ बनेगा, कि वो यहाँ का हाइड्रोजन को उठाए और ये वाटर लॉस हो जाए और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए। इसको बेस्ट क्यों कह रहा हूं मैं, बेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब डबल बॉन्ड बना, वो बनने वाला डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड जो है आपके पाई बॉन्ड्स हैं, उनको आप देखो, वो पाई बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ गए। तो कभी भी अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है और कॉन्जुगेटेड एल्कीन अगर बन रही हो, उसको बनाने की ज्यादा टेंडेंसी रहती है। तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल सिंगल डबल सिंगल का अगर कॉन्जुगेशन बन जाता है वो बहुत फेवरेबल होता है। दैट्स वाई मैंने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया। इसको जरा चेक करो, क्या ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? हाँ जी, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही सेम टू सेम बना हुआ है। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन चैप्टर। सिंपली आपसे कह रहा है बस ये डबल बॉन्ड जो है ना, इसको रिड्यूस करना है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दो और उसके बाद कह रहा है कि चेक करो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद चेक करो कि इनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं और कितने इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव वालों को पकड़ना है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो आईआईटी पूछ ही नहीं सकता था। अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको पेन भी नहीं उठाना, बस सोचना है और आंसर निकालना है। आप देखो ना, अपने मन में सोचो, आपका अगर यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। लेट्स से ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया। ठीक है, मान लो ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया, मान लो ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया।
तो अगर चारों डबल बॉन्ड को मैं खत्म कर दूं, उसके बाद बस आप ये देखो कि ये जो कायरल कार्बन बना था यहाँ पे, क्या ये अभी भी कायरल है, क्या ये अभी भी कायरल है, क्या ये अभी भी कायरल है, क्या ये अभी भी कायरल है। इन चारों को बस ये चेक कर लो। और कायरल होने के लिए क्या होता था, सिंपल सा, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, इजीएस्ट वे में तो सिंपल ये होता था कि कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ना, कि इसके पास तो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट पहले थे जब यहाँ डबल बॉन्ड था। अब तो ये सेम ही सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, तो ये तो दो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो ये तो इनएक्टिव हो गया। सिमिलरली इसकी बात करो तो ये भी C2H5 ये भी C2H5, ये तो सेम, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गए। इसके पास भी चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दैट्स व्हाई ये भी अकायरल हो गया। यू कैन सी ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें कह सकते हो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक्टिव है। इसमें चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक्टिव है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता था। बी और डी आंसर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी बी एंड डी ओनली। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड सॉलिड स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, लेकिन इजी है। थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है चीजें, लेकिन इतना कोई बहुत भयानक नहीं है। आप ध्यान से करने की कोशिश करो, प्यार से ये क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द यूनिट सेल ऑफ मिनरल हैज सीसीपी स्ट्रक्चर। सीसीपी आप में से कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, एफसीसी को ही सीसीपी भी बोलते हैं। कह रहे हैं सीसीपी में कौन है, ऑक्सीजन 2 माइनस आयन अरेंज्ड है। ऑक्सीजन 2 माइनस तो सीसीपी में अरेंज है, ठीक है। फिर कह रहा है एम फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइस और ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन। लिखते चले क्या कहीं पे, ऑक्सीजन 2 माइनस ने तो क्या बना रखा है, एफसीसी बना रखा है। और क्या कह रहा है, और आपसे कह रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनमें कौन फिट हो रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में फिट हो रखे हैं आपके कौन, एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन। ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख देता हूं, एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन आपके कहां पे ऑक्यूपाइड है, वो है आपके एम फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एम इनटू यू कैन से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और अगली लाइन क्या कह रहा है, एन फ्रैक्शन ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय द Mg2 प्लस आयन। Mg2 प्लस आयन कहां ऑक्यूपाइड है, n टाइम्स द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इतनी सी सिंपल सी कहानी आपसे कह रहा है, बहुत सिंपल सी कहानी है। आपको एक देखो, एक ये फैक्ट तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो खैर फैक्ट क्या, आपको ये इसकी डिटेलिंग भी कराई जाती है, आपको इसके लॉजिक्स बताए जाते हैं कि ये आता कहां से है, लेकिन आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि कभी भी एफसीसी के लिए या एचसीपी के लिए ये हमेशा होल्ड करता है कि अगर आपको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने हैं तो ऑलवेज 2 इंटू जेड इफेक्टिव होता है। और अगर हम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको कभी भी निकालने हैं तो वो क्या होता है, वो सीधा जेड इफेक्टिव के बराबर होता है। और आपको पता है कि फिलहाल इस क्वेश्चन में एफसीसी के ऊपर क्वेश्चन है, एचसीपी के ऊपर तो है नहीं। एफसीसी की अगर बात करूं तो एफसीसी का जेड इफेक्टिव कितना होता है, एफसीसी का जेड इफेक्टिव होता है आपका 4। आपको याद होगा ना, हम निकालते थे 8 कॉर्नर वाले एटम हैविंग 1/8 कंट्रीब्यूशन प्लस 6 फेस वाले एटम हैविंग हाफ कंट्रीब्यूशन, तो इससे कैलकुलेट करके आपका जेड इफेक्टिव कितना, 4 आ जाता था। तो जेड इफेक्टिव अगर आपका 4 आ गया तो सिंपली यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड आपके पास 8 होंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके पास 4 होंगे। इतनी बात पकड़ में आ गई, बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बड़े ध्यान से देखो, अब आपके पास एफसीसी पे तो ऑक्सीजन 2 माइनस आयन, एफसीसी के ऑक्सीजन 2 माइनस आयन मतलब ऑक्सीजन 2 माइनस कितने होंगे, 4 होंगे, 4 ऑक्सीजन 2 माइनस है। और m इंटू 8 कितना क्या है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है। और 4 इंटू एन आपके क्या है, सॉरी मैंने उल्टा बोला, n इंटू 8 आपके क्या है, Mg2 प्लस आयन है। और 4 इंटू एम आपके एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन है। तो ऐसे में आपसे सिंपली बस ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि ये जो m और n है इनकी क्या वैल्यूज इन चारों में से फिट हो सकती है। तो देखते जरा, तो अगर मैं यहां से कहूं तो एक सबसे बड़ी बात क्या पकड़ में आती है कि अगर आप देखो तो ये यहां से कितने पकड़ में आ गए, ये तो 4 है। ये कितने पकड़ में आ गए, ये हो गए आपके m इंटू कितना बोला मैंने अभी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ना, 4। और ये कितने हो गए, ये हो गए n इंटू 8, ये भी पकड़ में आ गए। अब अच्छा एक बात बहुत ध्यान देना मेरी, कि कभी भी अगर कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है सॉलिड स्टेट में, कभी कोई स्टेबल चीज बन रही है तो ऑब्वियसली जो चार्जेस होंगे वो बैलेंस्ड होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो टोटल यू कैन से पॉजिटिव चार्जेस टोटल नेगेटिव चार्जेस के इक्वल होने चाहिए। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर आना चाहिए। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर करूं तो पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, 4m तो आपके पास 3 प्लस वाले हैं और 8n आपके पास 2 प्लस वाले हैं। तो ये कैन से कि 4m इंटू प्लस 3 प्लस कितना 8n इंटू प्लस 2, ये तो हो गए टोटल पॉजिटिव चार्जेस।
ठीक है जी, इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्जेस। तो 4 है ऑक्सीजन और चारों ऑक्सीजन पे एक एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो इसका मतलब कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितने होंगे आपके पास, 2 इंटू 4, मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं हमेशा, ठीक है। तो 2 इंटू 4, तो यहां से अगर मैं निकालता हूं तो इक्वेशन क्या आ जाती है, 4 3 जा 12, 12m प्लस 8 2 जा 16, 16n इज इक्वल टू कितना, 8। तो बस इस इक्वेशन को पकड़ लो और एक एक करके चारों ऑप्शन इसमें फिट कर दो, और देखो जरा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन फिट करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू हाफ डालूं और इसकी वैल्यू में अगर 1/8 डालूं तो क्या वो 8 के बराबर आ जाएगी, देखना जरा, हाफ डालूंगा तो ये 6 हो जाएगा, 1/8 डालूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 6 प्लस 2 ये 8 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर आज 8 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका आंसर होगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए। अगर आप चाहो तो ऑप्शन बी सी डी को भी इसी तरह से यहाँ पे एम और एन की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। अगर 8 आ रहा होगा तो हो सकता है मल्टी करेक्ट में और भी कोई ऑप्शन सही हो, लेकिन वैसे अगर आप देखो तो बी सी डी पे मैच नहीं करेगा, सिर्फ ए पे मैच कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन ए। और इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट से बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको वो अप्रोच करने आने चाहिए। आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि ये कोई रिएक्शन हो रही है, एक्स इज गोइंग इनटू वाई, एक्स से वाई बन रहा है, और इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कितना दे रखा है, माइनस का 193 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो इतना आपका फ्री एनर्जी आपका दे रखा है, ओके। कह रहे हैं इतनी एनर्जी इज यूज फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को कराने के लिए जो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये एनर्जी यूज हो गई ये रिएक्शन कराने में, ठीक है। और इस रिएक्शन का ई नॉट आपको इतना दे रखा है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है कि अगर आप क्या करो, अगर आप इतनी एनर्जी यूज करोगे तो कितने मोल एम प्लस आपके क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यही तो कह रहे हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एम प्लस ऑक्सीडाइज व्हेन 1 मोल ऑफ दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस। तो 1 मोल ऑफ दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस का मतलब तो यही है कि आपके पास अवेलेबल एनर्जी कितनी है, 193 किलो जूल, ठीक है ना। तो आपके पास ये क्या है, ये आपके पास अवेलेबल एनर्जी है, इतनी एनर्जी आपके पास अवेलेबल है। आपको इस अवेलेबल एनर्जी से ये रिएक्शन करानी है, और ये रिएक्शन कराने के बाद कह रहा है कि इसके कितने मोल्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मतलब ये जो रिएक्शन में आपको 1 मोल होता हुआ दिख रहा है, 1 मोल की जगह पे हो सकता है 1 से अधिक मोल ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वो चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ये नीचे वाली इक्वेशन को उतारते हैं और इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि नीचे वाली इक्वेशन को मैं उतारूं तो नीचे वाली इक्वेशन क्या थी, ये थी m प्लस, जो कि क्या बना रहा था, m3 प्लस, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। और इसका ई नॉट इस रिएक्शन का दे रखा था कितना, -0.25 वोल्ट। अभी अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालने की कोशिश करूं, ये नीचे वाली का, इसका अगर मैं क्या करूं, डेल्टा जी नॉट निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट होगा। ई नॉट आपको ऑलरेडी पता है, तो मान लो मैं माइनस का एन कितना 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, और एफ कितना, एफ आपका 96500 अप्रोक्सीमेटली, और ई नॉट आपको यह ऊपर दे रखा था कितना, माइनस का 0.25 वोल्ट। तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। कैलकुलेट अगर मैं करता हूं तो ये कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा जी नॉट आपका आ जाता है कितना, डेल्टा जी नॉट आ रहा है 48250 आपका जूल, दिस इज जूल, इतना जूल पर मोल ये आ रहा है आपका। बाकी अगर आप चाहो तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, डेल्टा जी नॉट विल कम आउट टू बी कितना, 48.25 किलो जूल पर मोल, इतना आपके पास किलो जूल पर मोल में ये आपकी क्या है, ये इतनी एनर्जी लगेगी, यू कैन से, ये रिएक्शन कराने के लिए। तो आप नीचे वाले रिएक्शन के लिए अगर यूनिटिव मेथड लगाने की कोशिश करो तो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो इतनी एनर्जी जब लगती है तब जाके आपका 1 मोल ऑक्सीडाइज होता है। तो यू कैन से 48.25 किलो जूल एनर्जी जब लगती है तब जाके आपका 1 मोल ऑफ एम प्लस ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। और आपके पास अवेलेबल एनर्जी कितनी है, 193। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज ही बातें कर लेता हूं क्योंकि वहां पे बस वो एनर्जी इवॉल्व कोई तो दिखा रहा है, आप मैग्नीट्यूड वाइज बात करो, प्लस माइनस को भी भूल जाओ, ठीक है। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि 193 किलो जूल एनर्जी अगर अवेलेबल है तो कितने मोल्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मोल्स ऑफ एम प्लस ऑक्सीडाइज कितने हो जाएंगे। तो यहां से अगर मैं इसको निकालू, यूनिट मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल कम आउट टू 193 डिवाइडेड बाय 48.25, और जब ये कैलकुलेट आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वही 4 आ जाएगा। तो ये कितना, 4 मोल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इतना कोई बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं था। आप सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो और आपने सबसे पहले निकाला कि कितनी एनर्जी 1 मोल के लिए लगेगी, और ये अवेलेबल एनर्जी थी, तो आपने बोला इतनी एनर्जी 1 मोल को ऑक्सीडाइज करती है, तो आपके पास जो अवेलेबल एनर्जी थी 193, उससे कितने मोल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो 4 मोल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी
4. And this question is from the section called, you can say, atomic structure. Atomic structure से आप इस क्वेश्चन को मान सकते हो. एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपसे डीजेनरेसी के ऊपर कुछ काम उसने कह रखा है और यहाँ पे इसने पहली स्टेटमेंट दी है जिसमें समझाने की कोशिश कर रहा है डीजेनरेसी होता क्या है. पहली स्टेटमेंट अगर ये नहीं भी देता, सीधा मेरे से इतना क्वेश्चन पूछ लेता, आंसर तो हम फिर भी बता पाते, आंसर तो फिर भी आ जाएगा. पहली स्टेटमेंट देता नहीं देता एक ही बात है हमारे लिए. ये नहीं भी देता तो भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि डिजेनरेसी होता क्या है. इसने पता है क्या समझाने की कोशिश किया, इसने ये समझाने की कोशिश किया कि यार मैं हाइड्रोजन एटम मानूं तो हाइड्रोजन एटम के n=3 पे उसकी डिजेनरेसी 9 होती है. हाइड्रोजन एटम पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन n=3 पे बैठा होगा तो n=3 पे आपके L की वैल्यू कितनी हो सकती है, L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, जिसकी वजह से एक 3s ऑर्बिटल बन जाएगा, एक 3p ऑर्बिटल बन जाएगा और एक आपका 3d ऑर्बिटल बन जाएगा. अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है 3s होगा उसके पास तो एक ही बॉक्स होगा, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा. ये 3 प्रकार के हो सकते हैं और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये आपके 5 प्रकार के हो सकते हैं. तो इन सबको मिला के ये बोलता है कि 5 + 3 + 1 दिस विल गिव यू 9. इसका मतलब है कि ये 9 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी सेम एनर्जी है. इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी सेम है. और सिंस इनकी सेम एनर्जी होती है उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, उनके लिए शब्द यूज होता है डीजेनरेसी. तो डीजेनरेसी शब्द का मतलब ही क्या है, डीजेनरेसी शब्द का मतलब ये होता है कि द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जीज. तो इसका मतलब इसने पहला स्टेटमेंट तो जस्टिफाई किया जो कि आपको प्री डिफाइंड पहले से भी पता होना चाहिए था कि इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी, थर्ड शेल की डीजेनरेसी 9 होगी. तो अगर ये बताता तो भी ठीक है, नहीं बताता तो भी ठीक है, तो भी आपको ये पता होना चाहिए था. अगर ये नहीं भी बताता, सीधा आपसे इतना सेकंड पार्ट पूछ लेता, ये क्वेश्चन का सेकंड लाइन लिख देता तो भी ये क्वेश्चन बन जाता. ध्यान से मेरी बात समझना. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली हम जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, जब हम अपने ऑर्बिटल्स बनाने सीखते हैं, सब शेल सीखते हैं, तब हम क्या सीखते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल में हम क्या सीखते थे, हम सीखते थे कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के लिए देखें तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की, फिर किसकी, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 3d की एंड सो ऑन. ऐसा करके सीखते थे ना. तो ये क्या है, ये सभी एलिमेंट के लिए होल्ड करता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन. अगर आप हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करो, मतलब कि यूनी इलेक्ट्रॉन एटम या फिर आयन, यूनी इलेक्ट्रॉन एटम या आयन की बात करो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए क्या कहा जाता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए. उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो एनर्जीज है वो ओनली आपकी शेल पे डिपेंड करेगी, सब शेल पे डिपेंड ही नहीं करती हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए. इसलिए ऐसा बोलते हैं कि 1s की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, उससे ज्यादा 2s की ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2p की होती है, फिर उसके बाद 3s की, 3p की, 3d की बराबर होती है, ये 3p होगा. ठीक है, ऐसी 4s 4p 4d सो ऑन बराबर होगी. तो इसका मतलब है, तभी तो हम कह पा रहे हैं ना कि यहाँ पे जो एक बॉक्स था, यहाँ पे 3 बॉक्स थे और यहाँ पे आपके पास जो 5 बॉक्सेस थे, मतलब ये जो आपके 9 ऑर्बिटल्स थे, ये 9 के 9 की एनर्जी सेम है. अगर ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज नहीं होती तो हम नहीं कह पाते कि 3s 3p 3d वाले ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी सेम है. ये बात मेरी मार्क करना. जैसे कि ये आगे कह रहा है H माइनस के बारे में बताना है, H माइनस का तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा. H माइनस पे तो आपके अगर मान लो 3s 3p 3d की बात करोगे तो उनकी एनर्जी अलग होगी. ये तो हाइड्रोजन के लिए होता है कि इनकी एनर्जी सेम हो गई. अब तो इसी बात पे H माइनस की बात कर लेते हैं. ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है H माइनस को, ये आपके पास आयन है, उसका सेकंड स्टेट पकड़ो और उसमें पकड़ो कि कितने सेम एनर्जी वाले कितने ऑर्बिटल्स हैं. तो H माइनस में तो ये वाला फंडा लगेगा. ठीक है जी, ये वाला फंडा लगेगा तो 1s ऑर्बिटल होगा, उससे ज्यादा एनर्जी का 2s होगा, उससे ज्यादा एनर्जी वाला 2p होगा, उससे ज्यादा 3s एंड 3p एंड सो ऑन. ठीक है. अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सिंस हाइड्रोजन माइनस है, H माइनस है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे. अगर आप इनका एक्साइटेशन कराओगे तो पहले एक्साइटेशन करा के इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पहुंचेगा. ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, और फिर यहां से जंप मार के यहां पहुंच जाएगा, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गई. यही तो कह रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो जिस जगह पे वो पहुंचा वहां पे सेम एनर्जी वाले कितने ऑर्बिटल थे, तो वहां पे सेम एनर्जी वाले कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3. तो कितने ऑर्बिटल है सेम एनर्जी वाले, सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल है. तो आपको पूछ रहा है व्हाइल द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस इज कितना, तो आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा. तो बस सिंपल इतना ही काम करना था हमें क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं करना था. ठीक है ना. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 3. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग. तो ये क्वेश्चन आपका पर्टिकुलरली केमिकल बॉन्डिंग से, और ज्यादा भयानक क्वेश्चन नहीं है, सिंपली आपको बस स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए. आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन है जिसका लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें वो ये भी कह रहा है लीनियर मॉलिक्यूल तो हो लेकिन उसकी हाइब्रिडेशन में डी ऑर्बिटल यूज ना हो.
ये पता है क्या कह रहा है, मैं आपको एक बार बताता हूँ, देखना। आपको याद होगा लीनियर होने का कब कब लीनियर हो सकता है। लीनियर एक तो देखो जी, लीनियर कब हो सकता है, अगर sp हाइब्रिडेशन हो तो लीनियर होने के चांसेस हैं। ठीक है जी। और लीनियर कब हो सकता है, एक लीनियर हो सकता था sp3 डिहाइब्रिडेशन हो, मतलब ट्राइगनल बाइपिरामिडल हो, और ट्राइगनल बाइपिरामिडल में एक चीज, कोई चीज यहाँ लगी हो, लेट्स से ए चीज यहाँ लगी है, बी चीज यहाँ, बी चीज यहाँ, और बाकी तीनों जगह पे लोन पेयर आ जाए, तो इसको भी लीनियर शेप बोलते थे। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि डी ऑर्बिटल वाला यूज नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा लीनियर चाहिए जो कि आपका विदाउट डी हो, मतलब एसपी वालों को पकड़ना है, sp3 डी वालों को नहीं पकड़ना है। अगर कोई लीनियर है, लेकिन लीनियर वो कब है, sp3 डी से लीनियर है तो उसको काउंट नहीं करना है हमको। ठीक है जी। अच्छा, तो देख लेंगे कितने स्ट्रक्चर्स हमें ऑलरेडी आते हैं, कितने नहीं आते हैं। BeCl2 बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, BeCl2। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको निकालो, हाइब्रिडेशन निकाल लेना। हाइब्रिडेशन निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Be के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम वो होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या -1 होती है, जैसे यहाँ पे Cl का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम डिवाइड बाय 2। ऐसा करने पे आपके पास जो आएगा उससे आपका हाइब्रिडेशन पकड़ में आता है। फिलहाल आपका हाइब्रिडेशन कितना है, sp, क्योंकि दो आपका स्ट्रेक वेक्टर आया तो मतलब दो ऑर्बिटल मिले होंगे, कौन कौन से, एक s एक p। 3 आता तो sp2 हो जाता, 4 आता तो sp3 हो जाता। फिलहाल ये sp है और ये लीनियर है, तो इसको मैं मेंशन कर दूं, दिस इज लीनियर एक्चुअली। तो ये लीनियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, ये 3 स्ट्रक्चर तो बहुत फेमस स्ट्रक्चर होते हैं, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भूलना मत। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो हर साल पूछता है आईआईटी के अंदर, आने वाले समय में भी जरूर पूछेगा। ठीक है जी। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आईडी के बहुत फेवरेट है, इनको कभी मत भूलना, इनको जरूर याद रखना। जैसे अगर मैं बोलूं N3 माइनस, तो N3 माइनस से इन तीनों स्ट्रक्चर निकल के आ जाएंगे, देखना। तीनों स्ट्रक्चर आप N3 माइनस के हेल्प से बना सकते हो। जैसे मान लो N3 माइनस क्या है, N3 माइनस ऐसा है, 3 नाइट्रोजन को इस तरह से लगा दो, तो बीच वाला जो नाइट्रोजन है वो आपका sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा सब कुछ। बाकी फॉर्मल चार्जेस आपको पता है, ये नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, अभी इसने 4 बना रखे हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर +1 आएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, अभी इसने कितने बना रखे हैं, 2 ही बना रखे हैं इसने, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। ऐसे ही इसके बारे में बात करूं तो नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, अभी इसने 2 ही बना रखे हैं, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज लगा के ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका किसका, N3 1 माइनस का। तो ये 1 प्लस 1 माइनस, ये तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इफेक्टिवली 1 माइनस बचता है, वो 1 माइनस यहाँ दिखता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो दिस इज नथिंग बट यू कैन से दिस इज आल्सो लीनियर। इसमें भी जो आपका बीच वाला ये जो नाइट्रोजन है ये आपका sp हाइब्रिडाइज हो जाता है। ठीक है जी। बस जी, इसी से मिलते जुलते तीनों स्ट्रक्चर हो जाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर जो आपका N2O का दिखा रखा है, N2O का सिमिलर स्ट्रक्चर बना दो, बस एक नाइट्रोजन को हटा के एक ऑक्सीजन लगा देना। तो अब देख लो फॉर्मल चार्ज कितना है, नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 4 बना रखे हैं, इसको +1 दे दो। नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इसने 2 बना रखे हैं, इसको -1 दे दो। ऑक्सीजन आपको पता है जनरली 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसने 2 ही बना रखे हैं, इसको कोई चार्ज मत दो। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट NO2 प्लस का स्ट्रक्चर देखूं तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर पहले जरा ऐसे बना के देखूं। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर लेट्स से कि मैं ऐसा करूं कि इस तरफ भी ऑक्सीजन, इस तरफ भी ऑक्सीजन लगा दूं। तो अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दूं तो ऐसा कुछ बन जाएगा। इसके जरा मैं देखता हूँ फॉर्मल चार्जेस कितने आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मल चार्ज 2 ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 ही बना रखे हैं, ये तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ये ऑक्सीजन भी 2 ही बॉन्ड बनाता है, 2 ही इसने फिलहाल बना रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अभी इसने 4 बना रखे, तो इसे +1 देना पड़ेगा। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर आ गया, ये NO2 प्लस का स्ट्रक्चर आ गया। ये तीनों ही स्ट्रक्चर आपके लीनियर होते हैं, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तीनों ही लीनियर है। और तीनों में ही बीच वाला नाइट्रोजन आपका sp हाइब्रिडाइज हो जाता है, तीनों में ही बीच वाला नाइट्रोजन आपका sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस हिसाब से मेरे को इनकी हाइब्रिडेशन पकड़ में आ गई। तो अभी तक तो जितने भी हमने देखे सभी का क्या है, सभी को हम अपने आंसर में कंसिडर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये सभी के सभी sp हाइब्रिडाइज से लीनियर है, सभी के सभी। O3 को देखें तो O3 का मॉलिक्यूल बहुत फेमस सा मॉलिक्यूल होता है, आपको याद होगा बेन शेप होता था इस तरह से। इसके ऊपर क्या होता था, इसके ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका बन के आता था, यहाँ पे एक लोन पेयर भी होता था। ठीक है ना, होगा ना, आप काउंट करो, देखो इसके ऑक्टेट कंप्लीट करो तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके पूरे हो गए। अभी वही वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं, आपको पता है ऑक्सीजन जनरली 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला ऑक्सीजन ने तो 2 ही बना रखे हैं, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। इस ऑक्सीजन ने 3 बना रखे हैं, इसको +1 दे दो। इस वाले ऑक्सीजन ने 1 ही बना रखा है, इसको -1 दे दो। तो नॉर्मली जितने बॉन्ड वो बनाता है उससे अधिक बना रखे हैं तो उतना प्लस चार्ज दे दो, उससे कम बना रखे हो तो उतना माइनस चार्ज दे दो। इस तरह से हमने देखा तो ये क्या हो जाता था, ये तो आपका बेन शेप हो जाता था।
ये लीनियर है ही नहीं, इस लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर धक्का मारेगा और ये बेंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको तो बेंड शेप मानेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं HCl2, HCl2 में भी चाहो तो हाइब्रिडेशन निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ निकाली थी। सल्फर का क्या, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट 2 हैं, जिसके डिवाइड बाय 2 किया, दिस इज नथिंग बट 8/2, 8/2 इज नथिंग बट 4, 4 का मतलब है कि इसकी हाइब्रिडेशन कैसी होगी, इसका हाइब्रिडेशन कैसी होगी, sp3 के हिसाब से तो इसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल पे बीच में सल्फर बैठा होगा और आसपास आपके पास सिर्फ 2 क्लोरीन है, आसपास 2 क्लोरीन है, बाकी 2 क्या है, बाकी 2 लोन पेयर है। तो ऑब्वियसली ये लीनियर तो हो नहीं सकता, तो ये भी नॉन लीनियर है, इसको भी मैं बोलूं नॉन लीनियर है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे अपने आंसर में। नेक्स्ट I3 माइनस की बात करूं तो I3 माइनस को आप ऐसा लिख सकते हो I2 माइनस, मतलब एक सेंट्रल एलिमेंट है जो कि I है, उसके आसपास 2 I और लगे हुए हैं, ऐसा कह सकते हो आप। तो इसका अगर आप हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करो, स्टेट फैक्टर निकालने की कोशिश करो, तो वही इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 2, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो -1 है, इस -1 को भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, दिस विल गिव यू कितना, दिस विल गिव यू 5। 5 का मतलब है कि ये जो आयोडीन है ये क्या है, sp3 डी हाइब्रिडाइज है, और sp3 डी हाइब्रिडाइज के हिसाब से तो ये ऐसा होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या फिट करना है, एक सेकेंड, इसमें ये ऊपर एक बॉन्ड और एक बॉन्ड नीचे, ऐसा होना चाहिए, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो इसमें आपको क्या फिट करना है, इसमें आपको 3 ऑक्सीजन फिट, 3 आयोडीन फिट करना है, एक आयोडीन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, और बाकी 3 जगह पे क्या होंगे, बाकी 3 जगह पे लोन पेयर होंगे। तो ये यही वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो ये लीनियर तो है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने ये बोला था लीनियर ऐसा चाहिए जिसके अंदर डी ऑर्बिटल ना हो, तो फिलहाल हम इसको आंसर में काउंट नहीं करेंगे, लीनियर तो है। बिल्कुल सिमिलर डिक्टो स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे बस क्या आ गया, अगला स्ट्रक्चर है ICl2 1-, बिल्कुल सेम टू सेम, बस यहाँ पे आयोडीन था, यहाँ पे Cl आ गया, तो बिल्कुल सेम सब कुछ करके सेम कैलकुलेशन हो जाएगी, सेम हाइब्रिडेशन आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, बस ये जो 2 आयोडीन थे उसकी जगह 2 क्लोरीन आ जाएंगे, बस ये फर्क आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल माइनस चार्ज दिखा सकते हो, इस पे भी ओवरऑल यहाँ पे -1 चार्ज दिखा सकते हो आप, यहाँ पे भी -1 चार्ज दिखा देना। तो इसको भी आप कह सकते हो कि लीनियर तो है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको अपने आंसर में नहीं काउंट करेंगे, तो इसे मानेंगे नहीं आंसर, इतना आप कह सकते हो। नेक्स्ट सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, सिमिलरली मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करूँ अपना XCF2, XCF2 को अगर मैं काउंट करूं तो XCF2 कितना है, यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8 प्लस 2/2, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 2 है, डिवाइड बाय 2, दिस इज नथिंग बट 5। 5 के हिसाब से Xc आपका बीच में बैठा होगा, ठीक है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, और उसके आसपास 2 फ्लोरीन लगे होंगे, तो एक फ्लोरीन यहाँ लगा होगा, एक फ्लोरीन यहाँ लगा होगा, यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे। फिर से वही कहानी आ गई कि सेम टू सेम हो गया, तीनों के तीनों ऑप्शन सेम टू सेम है बिल्कुल, ये लीनियर तो है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे अपने आंसर में। तो इसको सिंस हम अपने आंसर में काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास कितने आए जो कि लीनियर हैं, एक्चुअल वाले लीनियर जो हमें काउंट करने हैं, वो कितने आए, एक तो ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, मतलब हमारे कितने 4 ऐसे लीनियर आए जिनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये चारों के चारों हमारे आंसर है, दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 4। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और यू कैन से अमीन, अमीन से आप इस चैप्टर को मान सकते हो। तो एक सिंपल सी रिएक्शन होती थी कि अगर आप क्या करो, अगर आपके पास कोई भी RNH2 हो, उस पर अगर आपने क्या डाल दिया, NaNO2HCl डाल दिया, तो NaNO2HCl डालने पे क्या बन जाता था, ये बन जाता था RN2 प्लस Cl-N, और ये RN2 प्लस का जो N2 प्लस है, ये अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो गुड लिविंग ग्रुप होने के कारणवश ये निकल जाता बड़े प्यार से। तो ये क्या होता था, ये बड़े प्यार से निकल जाता था, यहाँ बन जाता कार्बोकेटाइन, और ये N2 बन के निकल जाता था, और फिर फाइनली इस कार्बोकेटाइन पे पानी आके अटैक मारता था, और वो पानी आके यहाँ पे ROH बनाता था। पानी कहाँ से आया, पानी इसी रिएक्शन के अंदर एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं, तो वही पानी यहाँ पे बिहेव कर जाता है, वही पानी आपका अटैक कर जाता है। अलग से एक्सटेंडली जरूरी नहीं कि एरो के ऊपर वाटर लिखा होगा तो ही आप मानोगे, ठीक है जी। तो ये सब रिएक्शन हो जाती है, लेकिन इस रिएक्शन में प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली IIT एडवांस का क्वेश्चन है, इतना सिंपल तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। बात क्या है, बात ये है कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो, जैसे कि मैंने बताया यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना है, तो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना, और मैंने ये कार्बोकेटाइन बना दिया, और यहाँ है COH, तो ये कार्बोकेटाइन तो हाईली अनस्टेबल होगा, दिस इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाना तो महापाप है, नहीं बनाना चाहिए, ठीक है जी, मत बनाओ।
तो ये कराना थोड़ा सा इतना आसान नहीं है कि आप मेरे से सीधा सीधा कह दो सर यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा और फिर आपका अटैक हो जाएगा सिंपली। तो वो नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि थोड़ा अच्छे लेवल पे अगर आपने चीजें पढ़ी होंगी तो आपको पढ़ाया गया होगा, जिसको बोलता है एनजीपी, दैट इज कॉल्ड एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं इनमें से कोई भी ऑक्सीजन पकड़ लो, ये जो ऑक्सीजन है इनके लोन पेयर यहाँ पे इसको हेल्प करेंगे इस N2 को निकलने में। यहाँ पे जो N2 प्लस बनेगा उसको निकलने में, वो डायरेक्ट खुद नहीं निकलेगा। देखना मैं कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपके पास ये कार्बन है, ये वाला कार्बन पकड़ा मैंने, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपको पता है क्या, इसके ऊपर दो CH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है, और फिर आपके पास CH2 है, फिर आपके पास CH है, और ये बाहर की तरफ आपका कौन है, NH2 था, लेकिन मैंने उसको N2 प्लस लिख लिया फिलहाल। मैंने आपको बोला ना ये क्या हो जाएगा, ये N2 प्लस Cl माइनस आयन बन जाता है, ये बन गया। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपके पास बराबर में COH है। तो ये जो COH है ना, ये क्या करता है, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का काम करता है और हेल्प करता है SN2 को निकलने में विदाउट हैविंग द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन भी नहीं बनेगा और इसको ये हेल्प भी कर देगा निकलने में। तो ये इसको अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। ठीक है जी। तो ऐसा करने पे क्या हुआ, ऐसा करने से यहाँ से बन गया क्या, दो CH3 थे, एक CH था, एक CH2 था, और आपके पास यहाँ कार्बन था, ये CH था, ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन ने ऑब्वियसली अगर ये डार्क बॉन्ड पे था तो इसने पीछे से अटैक मारा होगा, इसलिए डॉटेड लाइन पे ये बॉन्ड आ गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा सिंस उसने अपने लोन पे डोनेट करे, और वो N2M2 गैस बन के निकल गया, ये N2 उड़ गया। ठीक है जी। अभी आपका ये तैयार है वापस से और रिएक्शन करने को, कार्बोकैटायन तो नहीं बना, लेकिन हाँ अब आके पानी का मॉलिक्यूल इस पे अटैक मार सकता है। वाटर मॉलिक्यूल आए और वाटर मॉलिक्यूल सिंपल SN2 रिएक्शन करके इस पे अटैक मार दे, और ये अपना रिस्पेक्टिव जहां से आया था वहीं वापस चला जाए। इसी को बोलते हैं एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, कि कोई बराबर में कोई ऐसा स्पीशीज है जिसने रिएक्शन कराने में हेल्प करी और वो वापस से अपने उसी पोजीशन पे पहुंच गया जहां पे था। तो इसने अटैक किया, यहाँ पे कुछ देर के लिए टेम्परेरी बॉन्ड बनाया, फिर उसके बाद वो वापस पहुंच गया, वापस वो अपनी रिस्पेक्टिव COH वाली पोजीशन पे पहुंच गया, ये आपका OH हट गया। तो ये जब वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक किया, ये फिर से SN2 अटैक है। ठीक है, SN2 अटैक अगर ये है ऑब्वियसली, तो ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे यहाँ पे इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब यह है कि अगर आप डॉटेड वाली चीज को हटा रहे तो जुड़ने वाली चीज डार्क से जुड़ेगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH, यहाँ दो CH3, CH2, CH, और यहाँ पे पानी क्या आएगा, पानी आएगा डार्क पे, और इसके बाद हो जाएगा आपके यहाँ पे COH। देखना जरा, ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है आपको, वाटर मॉलिक्यूल OH आपका डार्क पे और ये COH। दैट्स वाई आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाली आपको चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कोई भी इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके पास लगा हुआ है तो उसके बराबर वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज बनाना नहीं चाहिए हमको। यहाँ कुछ और काम, यहाँ कुछ और ही काम करना पड़ेगा। तो वो काम क्या है, वो एनजीपी है। इसने विदाउट हैविंग कार्बोकैटायन, बिना कार्बोकैटायन बनाए इसको हेल्प कर दिया कि ये N2 निकल जाए, मैं थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी जुड़ जाऊंगा। उसके बाद जब आपको पानी के मॉलिक्यूल को अटैक करना हो तो वो यहाँ से डायरेक्टली अटैक कर देगा और ये निकल जाएगा। ठीक है ना। और इसने अपना यहाँ पे अटैक करा, SN2 रिएक्शन दिखाया। SN2 रिएक्शन, कुछ बच्चे यहाँ पे हो सकता है मेरे से कमेंट में पूछें कि सर यहाँ पे SN2 रिएक्शन कैसे करा दी, ये तो बहुत हिंडेड एंड ऑल। मैं आपको बता दूं, SN2 रिएक्शन अगर आपके पास कभी अगर कोई कार्बन है जिसके बराबर में C डबल बॉन्ड ग्रुप है, ठीक है, तो इस चीज को देखना, इस चीज को बड़े प्यार से, कुछ कुछ बुक्स में जो फॉरेन टेस्ट की बुक है उनमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि नॉर्मल SN2 रिएक्शन से तो 1 लाख टाइम्स ज्यादा होती है रिएक्शन अगर आपके पास बराबर में C डबल बॉन्ड ग्रुप हो, बराबर में अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, तो ये बड़े प्यार से हो जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये रिएक्शन हो जाती है। ये इस पे अटैक मारेगा, निकल जाएगा, और यहाँ पे डार्क बॉन्ड पे OH आ जाएगा। देन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर C। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप IIT एडवांस में क्रैक कर पाओगे इसके क्वेश्चंस। कौन सा पार्ट, वीबीटी वाला पार्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला पार्ट, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, टिपिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, कौन डायमेटिक है, कौन पैरामेटिक है, हाइब्रिडेशन निकालना सीखते हैं कि किसकी sp3d2 है, किसकी d2sp3 है, किस कौन स्क्वायर प्लेनर है, कौन टेट्राहेड्रल है। ये सारी थ्योरी हम जहाँ सीखते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये आना चाहिए। फिलहाल अगर मैं देखूं, Fe3+ आयन आपको दे रखा है। Fe3+ आयन आप ऑलरेडी जानते हो, D5 सिस्टम होगा, तो इसमें लास्ट में क्या हो रहा होगा, 4s2, इनफैक्ट 4s0 3d5, ये हो रहा होगा, है ना। आप जानते हो ना नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है Fe का, Fe का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 4s2 3d6।
तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक 3d6 में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3d5 हो गया, जिसकी वजह से Fe3+ आयन हो गया। ठीक है जी। तो Fe3+ आयन मैंने आपको लिख के दिखा दिया, फिलहाल तो इतना है। उसके बाद कह रहा है एक बार इसके साथ HCN जुड़ रहा है, एक बार इसके पास इसके साथ Cn- जुड़ रहा है। दोनों एक एक करके इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये बताओ जी इन दोनों में से कौन किस तरह से जुड़ेगा, एंड देन आगे क्या कहता है, कहता है द डिफरेंस बिटवीन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन बोर मैग्नेट्रॉन। अच्छा, कह रहे हैं जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो आप बोर मैग्नेट्रॉन निकालो और दोनों के बोर मैग्नेट्रॉन के आंसर को माइनस कर दो, और वहां से जो आपका अप्रोक्सीमेट इंटीजर वैल्यू आ रही होगी वो आप बताओ कितनी है। तो ध्यान से एक बात जरा आप ध्यान से देखना, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, इसने देखो मेंशन भी कर रखा है, ये सल्फर से जुड़ा है और ये कार्बन से जुड़ा होगा। जो कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या है बेटा, वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जो सल्फर से जुड़ा है वो होता है वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो अगर मैं दोनों से कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो कैसे बनेगी जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास Fe3+ आयन है, तो Fe3+ आयन आपको पता है कैसा होगा। Fe3+ आयन में एक सेकेंड रुकना, कि इसके अंदर कितने हैं, D5 है, 3 4, और इसका S ये, और इसका ये, आपका ये, मतलब ये क्या है, ये है 3D, ये मैंने दिखाया इसका 4s, ये है इसका 4p। ठीक है, अभी इतना ही दिखाया मैंने, अगर जरूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे। ठीक है, अच्छा देखना, तो इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर फिलहाल यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं। सिमिलर सा स्ट्रक्चर मैं इस यहाँ पे भी बना दूं एक बार, ये Cn- आयन के लिए बना दूं, तो Cn- आयन के लिए भी सेम काम है, वहां पे भी यही काम चल रहा होगा, ऐसा ही चल रहा होगा। ये 3D, ये 4s, ये 4p, और इसके पास भी यहाँ पे कितने 5 अनपेयर्ड फिलहाल है। अब है क्या ना, जब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये है वीक फील्ड लिगेंड। कितने, 6, 6 वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना ना। तो 6 वीक फील्ड लिगेंड बेचारे क्या करेंगे, वो अंदर इनको परेशान नहीं कर सकते। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो तो क्या करते हैं ना, वो तो ये जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े होते हैं उनको कहते हैं कि तुम अंदर चले जाओ, तुम जाके पेयर हो जाओ, मेरे को ये बाहर के 2 रूम्स खाली करके दे दो। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो तो क्या कराएगा ना, इस वाले ऑर्बिटल को और इस वाले ऑर्बिटल को खाली करवा लेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब Cn-आयन। लेकिन SCn- आयन के पास इतनी ताकत नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा, वो तो इनको नहीं छेड़ पाएगा, वो बेचारा पीछे आकर चुपचाप 6 SCn- एज इट इज बैठ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे हम 4dB बना रहा हूँ, तो देखना जरा क्या होगा। ये जो आपकी लिगेंड है ना SCn-, 6 SCn- आएंगे, एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3d2। ठीक है, फिलहाल इसमें क्या होगा ना, इसमें जब आप काम कराने की कोशिश करोगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की चलती है ताकत। ठीक है, वो ताकतवर है, और वो क्या कराएगा, वो लास्ट के 2 रूम्स को करा देगा खाली। उसको 2 ही खाली कराने, क्योंकि 2 ही हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, तो sp3d2 या d2sp3। तो ये क्या कराएगा, d2sp3 बनाने के लिए यहाँ बैठना चाहता है, और यहाँ बैठने के लिए ऑब्वियसली उसको क्या कराना पड़ेगा, ये दोनों रूम्स खाली कराने पड़ेंगे। उसके लिए क्या बोलेगा, कहेगा तू इसके पास चला जा, तू इसके पास चला जा, तुम दोनों इधर इधर जाके पेयर हो जाओ, और ऐसा करके मेरे को 2 रूम्स खाली करके दे दो, हम बैठेंगे यहाँ। तो लिगेंड यहाँ पे आके बैठ जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास एक अनपेड रह जाता है, यहाँ पे अनपेड कितना रह गया, एक, और यहाँ पे अनपेड कितने रह गए, यहाँ पे अनपेड रह गया आपके पास 5। ठीक है, बाकी रही बात बोर मैग्नेट्रॉन निकालने की, चाहे तो आप निकाल लो, चाहे तो इतना याद रखो कि अगर 5 अनपेयर्ड आते हैं तो 5 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेट्रॉन आता है, 1 अनपेयर्ड आते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेट्रॉन आता है। ठीक है ना, तो 5 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेट्रॉन, 5 - 1 करोगे तो 4 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो इसने भी बोला अप्रोक्सीमेट इंटीजर वैल्यू आप बता दो। तो चाहो तो एक्जैक्टली टिपिकल कैलकुलेट कर लो, बोर मैग्नेट्रॉन जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बोर मैग्नेट्रॉन निकलेगा √5 × 5 + 2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो √35 आ जाएगा, जो कि आएगा 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है जी, एग्जैक्टली जो आ रहा है वही लिखना। ठीक है, इसको 6 मत लिखना फिलहाल। ठीक है, जो आ रहा है वही लिखो। और इसी तरह से यहाँ से अगर मैं निकालूं तो इसको मैंने बोला √n × n+2। ठीक है, इसको अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से हो गया 1 × 1 + 2, जिसकी वजह से क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे आ गया √3, जो कि आ गया 1.73। तो अगर आप देखो तो आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, एक ये और एक ये। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो ऐसा करने पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता है, 4.18। जो कि अगर मैं देखूं नियरेस्ट इंटीजर क्या पहुंचेगा, 4 ही पहुंचेगा। तो वही मैंने आपको बोला था, 5 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, दोनों को माइनस कर दो, 4 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 4। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली, पी ब्लॉक केमिस्ट्री। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहता है कि N2O3 का स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें काउंट करके बता दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं।
ठीक है जी। तो सिंपल है, आपको नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स है ना, आईआईटी के बहुत फेवरेट है। आईआईटी हर साल नहीं तो एवरी अल्टरनेट ईयर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप हर साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, एक ना एक क्वेश्चन जरूर होगा। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर, उनमें से कौन पैरामेटिक है, कौन डायमेटिक है, किसमें पानी डालने पे कौन सा एसिड बन जाता है, ठीक है जी, या फिर कौन से एसिड में एनहाइड्राइड डालने पे कुछ मतलब यू कैन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालने पे कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, कौन कौन एसिडिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से एसिडिक हैं, कौन कौन से न्यूट्रल हैं, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम है। ये सब क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है और पूछेगा ही पूछेगा, आने वाले समय में भी हर साल पूछेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह आप ढंग से देख लेना। ठीक है जी। अभी फिलहाल मैं बोलूं N2O3, तो N2O3 की अगर आप बात करो तो उसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है इस स्ट्रक्चर पे, कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NON बॉन्ड होता है, कुछ बोलते हैं NON बॉन्ड नहीं होता है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर वैसे पॉसिबल हैं, दोनों ही हो सकते हैं, हम दोनों ही बना के देख लेते हैं। आंसर दोनों से बराबर ही आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आंसर दोनों से बराबर आएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर तो दोनों से ही बराबर आएंगे। तो एक तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि नाइट्रोजन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, NON बॉन्ड होता है और फिर 3 ऑक्सीजन है ना, एक तो ये हो गया, बाकी 2 ये रहे, एक यहाँ एक यहाँ। तो कुछ लोग तो बोलते हैं ऐसा एक स्ट्रक्चर है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं, NON बॉन्ड होता ही नहीं है, NN डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। ठीक है जी। और ऐसा होता है कि एक ऑक्सीजन किसी एक पे और बाकी दूसरे पे 2 ऑक्सीजन, ऐसा बोलते हैं। ठीक है जी। और इसमें अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर बताएंगे, पहले जरा इसको तो देखो कि यहाँ पे फिलहाल सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, उतने उतने लोन पेयर देते चलो। जैसे ऑक्सीजन को काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन को काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपने देखा तो सारे मैंने सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, सबको लोन पेयर दे दिया। सिमिलरली अगर यहाँ पे करूँ तो नाइट्रोजन है तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। इसको देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हैं। अच्छा, मैं हल्का सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, वो क्या है कि भाई नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है, 3 ही बनाता है मैक्सिमम। जब भी वो 4 बनाता है तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज भी आता है, तो अब फिलहाल यहाँ पे एक प्लस भी आएगा। वैसे हमारे क्वेश्चन से इस बात को कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मल चार्जेस लेकिन हमें निकालने आने चाहिए। तो फॉर्मल चार्जेस का टिपिकली फॉर्मूला भी होता है, या फिर आप ऐसे याद रखो कि नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, अभी 4 बना रखे हैं तो एक +1 देना पड़ेगा। ऐसी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस ऑक्सीजन ने एक ही बना रखा है तो इसको एक -1 देना पड़ेगा। तो आइडियली जितने वो बनाता है उससे कम बना रखे हैं तो उतना माइनस दे दो, उससे जितने ज्यादा बना रखे हैं उतना प्लस दे दो। ऐसा करो, फॉर्मल चार्ज आपको आप रफली निकाल सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो टिपिकली एक फॉर्मूला भी होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का, आपने 11th क्लास में सीखा होगा। फिलहाल क्वेश्चन ये था कि आप इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करके बताओ कितने हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर अगर आप काउंट करो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ भी हैं। इसका मतलब है कि मैं दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर अगर मैं मान लूं तो दोनों से आंसर तो बराबर ही आ रहा है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 8। एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड आइसोमेरिज्म, जहां पे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के। ये जो आपको सामने स्ट्रक्चर है इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। तो यहाँ आके बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, टिपिकली वो बच्चे फंस जाते हैं जो ऑर्गेनिक में भी फॉर्मूलेस को रटते हैं। ऑब्वियसली आपने एक बहुत टिपिकल सा गंदा सा फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा होगा कि यहाँ पे जितने कायरल सेंटर है 2 की पावर n कर दो, तो ऐसा करने से आपके पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ कायरल आइसोमर्स आ जाएंगे, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है, एक तो ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है, तो इसके हिसाब से 2 की पावर n करोगे तो 4 आंसर आ जाना चाहिए, है ना जी। वो हम कैसे बोलते थे, वैसे बोलते थे कि हो सकता है ऐसा हो कि दोनों आर हो जाए, हो सकता है ऐसा हो दोनों एस हो जाए, हो सकता है ये आर हो जाए ये एस हो जाए, हो सकता है ये एस हो जाए ये आर हो जाए। ऐसा करने पे आपके पास क्या है, ऐसा करने पे आपके पास 4 पॉसिबिलिटी आती थी, लेकिन ये गलत है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, हर जगह हर फॉर्मूला नहीं लगता है। इसलिए आपको छोटी छोटी बातें, माइन्यूट माइन्यूट सी बातें पता होनी चाहिए, आपको डीप थ्योरी पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनना जरा कहानी। कहानी ये है कि ये कायरल सेंटर तो है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये कायरल सेंटर तो है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये फिलहाल अभी तो ऑप्टिकली एक्टिव ही दिख रहा है, क्योंकि किसी तरह से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दिख नहीं रही, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ये भी सही बात है। ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव भी है, इतना भी मेरे को पकड़ में आया। दूसरी रही बात ये कि क्या ये
टिपिकली जैसा हम सोचते थे कि हो सकता है ये दोनों आर हो जाए, अगली बार ये दोनों एस हो जाए, अगली बार ये आर हो जाए, ये एस हो जाए, हो सकता है ये एस हो जाए, ये आर हो जाए, क्या ये वाला काम इसके साथ कर सकते हैं? तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई अगर आपके पास कोई ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो, कोई ब्रिज वाला कॉम्प्लेक्सेस हो, उसमें अगर ये वाला कार्बन कायरल हो जाए तो उसके आप दो पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकते। मतलब उसमें ऐसा होता ही नहीं है कि आप आर भी बना लो और उसका एस भी बना लो। या तो ये आर ही होगा या तो ये एस ही होगा। इसका आप दूसरा फॉर्म बना ही नहीं पाओगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप मानो, क्यों नहीं बना पाओगे जरा सुनना। इसलिए नहीं बना पाओगे, मान लो ये हाइड्रोजन है पीछे को जा रहा है, और ये मान लो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये मान लो मेरी तरफ को बाहर की तरफ को आ रहा है। तो क्या आप इसका दूसरा फॉर्म बना सकते हो कि ये रिंग ऐसी की ऐसी ही रहे, और आप मेरे से ये कहो कि सर ये वाला जो बॉन्ड है ना वो तो चला गया पीछे को, और हाइड्रोजन आ गया आगे को, और ये यहां से अभी भी कनेक्टेड है ऐसे। तो ये बहुत टिपिकल सा, बहुत अजीब सा हो गया। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसे कैसे होगा कि ये ऐसे जाके पीछे की तरफ से जाके इससे बॉन्ड बना रहा है? तो ये इम्पॉसिबल सा टास्क है। कभी भी ब्रिजिंग वाले कार्बन को आप दो तरीके से एग्जिस्ट करवा ही नहीं सकते। वो जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर्म में आपको दिया गया है, सिर्फ वही एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, उसकी दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इस वजह से अगर मैं आपको बताऊं तो इस ये फिक्स है, ये दो अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। जो हम बोलते हैं ये आर भी हो सकता है, ये एस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। या तो ये आर ही होगा या एस ही होगा, और ये फिक्स है। सिमिलरली ये भी अगर कायरल कार्बन है तो ये भी फिक्स है। इसके दो फॉर्म्स आप बना ही नहीं सकते। तो ये जो चार पॉसिबिलिटी हम टिपिकली लिखते हैं, ये वाला काम यहां नहीं करा सकते। ठीक है जी। तो क्या करा सकते हैं? तो क्या इसका आंसर जीरो है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना, मैंने पहले ही बोला ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप अगर देखोगे जो भी आपके पास मॉलिक्यूल था समथिंग समथिंग, ठीक है, तो उसका क्या है, उसका आप मिरर इमेज भी बनाओगे तो मिरर इमेज तो एग्जिस्ट कर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिरर इमेज एग्जिस्ट कर जाएगा, मिरर इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास टिपिकली ये दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, दो स्टीरियोआइसोमर्स बन जाएंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप मेरे से यहाँ से कहो कि यहाँ से अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाला आर भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये डार्क पे भी जा सकता है, अगले एग्जाम्पल में डॉट पे भी जा सकता है, किसी एग्जाम्पल में डॉट पे चला जाए, किसी एग्जाम्पल में कार्बन डार्क पे आ जाए। वो नहीं हो सकता। टिपिकली जो दिया है बस आपको उतना ही मानना पड़ेगा, और उसके मिरर में जरूर मान सकते हो, बस इतना कर सकते हो। जिसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी एडवांस ने उस साल में जनरेट किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने डिजाइन किया था। ऐसे क्वेश्चंस आने भी चाहिए, और बच्चों को भी ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। मतलब आईआईटी में तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन बच्चों को भी ऐसे क्वेश्चन क्रैक करने आने चाहिए। इस लेवल पे आपको चीजें पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे हम रेजोनेटरी स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं और देखते हैं नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके चलो तो थोड़ा सा टिपिकल तो दे ही दिया है, इसके काफी सारे रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम फॉर्मूला लगाएं सीधा आंसर आ जाए। नहीं जी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको खुद बना के देखना ही पड़ेगी, मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। जो लोग दिखाते हैं फॉर्मुलेस, ठीक है, अच्छी बात है, दिखाओ करो, लेकिन फिर भी 100% हर जगह पर वो फॉर्मुलेस नहीं लगते हैं। इसलिए मैं टिपिकली कहता हूँ कि फॉर्मुलेस को मत रटो, आप बनाना सीखो। आईटी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुछ ऐसा लिमिटेड ही क्वेश्चन पूछेगा जो आप बना पाओगे कॉपी पेंसिल से। ऐसा नहीं कि आपसे ऐसा कुछ पूछ लेगा जिसके 100 स्ट्रक्चर हो रहे होंगे और आप बना नहीं पाओगे। बना पाओगे। आईटी जब भी पूछेगा ऐसे स्ट्रक्चर्स पूछेगा, चाहे नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे, कभी चाहे आपसे रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स पूछे, हाइपर कॉन्जुगेशन आपसे पूछे। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसा कोई एग्जांपल दे देगा जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, आइसोमर्स आपके 100 बन रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आईटी जिसको आप अपने हाथ से बना पाओगे। तो इसको भी हम बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जानते हो नेफ्लिन है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, पुरानी जान पहचान है इससे हमारी। तो देखें जरा, सबसे पहला काम तो यही करा लो। देखना यहाँ पे इसने क्या बोला है। इसने बोला आपके पास NaOH है नेफ्थोल पे। नेफ्थोल पे अगर आपके पास क्या है, NaOH है, तो NaOH क्या करेगा, इसका ये जो OH वाला हाइड्रोजन है उसको उठा के ले जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास ये बन जाएगा, और इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर आपको ढूंढने हैं। ठीक है जी। तो हम देखते हैं जरा, एक तो वैसे यही हो गया पहला स्ट्रक्चर, तो हम इसी को मान सकते हैं। तो एक तो मैं यही बना लूं कि लेट से यहीं से शुरू कर देते हैं अपने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाना। सॉरी, ऐसा बनाते हैं। तो लेट से एक बॉन्ड यहाँ, 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 और ये O माइनस जैसा हमें मतलब दिया गया था मैं वैसे ही बना लिया। अगले स्ट्रक्चर में क्या कहूँ, अगले स्ट्रक्चर में मैं बोलूँ कि ऐसा तो हो सकता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए डबल बॉन्ड बनाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके माइनस चार्ज बनाए, जिसकी वजह से नेक्स्ट रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ ऐसा सा। यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, और यहाँ माइनस चार्ज।
और ये डबल बॉन्ड O। एक तो ये बना दिया मैंने। अगला क्या कर सकते हो, इसी तरह से चलाते रहो इलेक्ट्रॉन्स को आगे, क्या दिक्कत है, आगे चलाओ, इसको इधर ले जाओ और इसको बोलो कि ये कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया इस पॉइंट पे। ठीक है जी, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा करने से क्या स्ट्रक्चर बना उसको ही बना के देख लो। लेट से आपके पास मैं 6 मेंबर रिंग बनाऊं, एक और 6 मेंबर रिंग बनाऊं। ठीक है, तो ऐसा करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसको मैंने ऐसा बना लिया, डबल बॉन्ड O था, यहाँ आ गया माइनस और ये आ गया आपका ऐसा। ठीक है जी, तो ये अभी तक मेरे पास 3 स्ट्रक्चर्स आ गए। आप चाहो तो नंबर भी लिखते चलो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 स्ट्रक्चर्स मेरे पास आ गए। अब 3 स्ट्रक्चर्स में क्या करूं, एक और काम कर सकते हैं। जैसे ये जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ। पहले मैं इधर लेके आया नेगेटिव चार्ज को, फिर इधर लेके आया, अभी इधर पहुंचा दो। तो इसको क्या कहो, इसको बोलो तू जाके यहाँ डबल बॉन्ड बना, तू जाके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना। इतना काम करा दो पहले तो इससे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, जो कि क्या बन गया, जो कि बन गया ऐसा कुछ, 6 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग with having double bond over here, और ये बॉन्ड ऐसा, यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड, और यहाँ एक बॉन्ड और यहाँ एक बॉन्ड, ये चौथा स्ट्रक्चर बन गया। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये चौथे स्ट्रक्चर में मैं क्या करूँ, जैसे ये जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज और लेके जाऊँ, इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाऊँ, इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाऊँ। ठीक है ना, मतलब ये क्या किया मैंने, अभी तक जो भी मैंने काम किया उसमें क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस रिंग के अंदर घुमाया मैंने। और वो भी कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। पहले पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर ऊपर चले गए। तो यही काम मैंने अभी तक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका ये चौथा स्ट्रक्चर बन गया। बल्कि यहाँ से पांचवा ही बन जाएगा, देखेंगे तो। देखना पांचवा स्ट्रक्चर क्या बनेगा। पांचवा स्ट्रक्चर आपका बनेगा ऐसा 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 ऐसा। इन इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने छेड़ा नहीं था, इनको हमने छेड़ा था ऑब्वियसली। तो ऐसा करने से ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये वापस से O माइनस हो गया। तो देखा जाए तो देखो जरा, जैसे नॉर्मल बेंजीन को नहीं देखते थे, उसी तरह पे स्ट्रक्चर्स तो आ गए आपके पास। देखो सिर्फ इतने को देखो, बेंजीन बेंजीन को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजिशंस पे थे। इसके जस्ट विपरीत पोजिशन पे हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ गए। यही तो हुआ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये बन गया है ना। तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को घुमा के जैसे बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाते थे, उसी तरह से मैंने अभी तक नेफ्लीन के दिखा दिया। अभी मैंने इस रिंग को नहीं छेड़ा, अभी सिर्फ मैंने इस पे रेजोनेंस करा के 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स अभी तक मैंने बना के दिखा दिए हैं। अब हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर भी डिलोकलाइज हों। तो इसकी वजह से कितने कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे जरा देखते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं। तो देखना जरा क्या करें, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्वियसली यहाँ तक जाना पड़ेगा। और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, बड़े दूर है, लेके तो जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे लेके जाऊं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक। ये इलेक्ट्रॉन कहो कि यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस बनाया। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपके क्या स्ट्रक्चर आया, ऐसा 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 ऐसा, 6 मेंबर्ड रिंग विद हैविंग ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसा हो गया। अगले स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, ये और ऊपर जाए, ये इधर चला जाए, और ये जाके यहाँ माइनस बनाए। एक ये हो सकता है। ठीक है, जब ये काम होगा तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका ये ऐसे 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 बन जाएगा। और आपका ये जो 6 मेंबर रिंग है यहाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ पहुंच चुका है, और यहाँ माइनस चार्ज आ चुका है, और ये ऐसा हो चुका है। ठीक है जी, एक स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। अगले स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, देखना नंबर डालना एक बार। ये हो गया 6, ये हो गया 7। अगला देखते हैं और क्या कर सकते हैं, और देखते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ पे लेके जाओ, इसको वापस से यहाँ पे माइनस बनाओ। ठीक है जी, और ऐसा मत सोचना कि यहाँ तो माइनस पहले आ चुका था, क्योंकि जब यहाँ माइनस आया था तब यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ और था, अभी अरेंजमेंट कुछ और है। ठीक है जी, तो ये और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो आप, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। अभी मैं यहाँ से जब वापस लेके आया तो मैं इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर रहा हूँ। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, अब यहाँ पे लेके आके यहाँ पे छोड़ दूंगा। देखना, तो ऐसा जब मैंने किया तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से आपका बना ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा, और माइनस चार्ज यहाँ। एक बन गया आपका ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल मेरे को लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएं, वापस से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका बन जाएगा ऐसा कुछ, कि यहाँ है आपके पास एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, और फाइनली आपके पास यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, और ये O माइनस हो गया। और ये कितने स्ट्रक्चर हो गए, ये हो गया 8वां, ये हो गया 9वां। बिल्कुल भी ऐसा मत बोलना कि सर जब यहाँ पे O माइनस आपने लिखा था तो O माइनस वाला तो ये भी था, O माइनस वाला तो ये भी था। लेकिन इन तीनों को देखो, ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ये देखो यहाँ पे जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप देखोगे इसके अलावा इससे ज्यादा स्ट्रक्चर्स आप इसके नहीं बना पाओगे। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 9।
ठीक है, इसके 9 ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे, लेकिन बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। देखो मैंने बड़े प्यार से सुंदर तरीके से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। सिंपली इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस बेंजीन रिंग के अंदर लेके गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, जिसकी वजह से आपके ये 5 स्ट्रक्चर्स आ गए, जहाँ यहाँ तक पहुंच गया था मैं। फिर मैंने आपका टारगेट ये रखा कि अब इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं नेक्स्ट रिंग पे भी लेके जाऊंगा, तो मैं इन्हें वापस लेके आया और इलेक्ट्रॉन्स को लेता चला गया और यहाँ तक ले आया। उसके बाद यहाँ से रेजोनेंस स्टेप बनाने शुरू कर दिया। अब ये कैसा जा रहा था, ये क्लॉकवाइज जा रहा था, तो फिर क्लॉकवाइज ही लेके चलना शुरू कर दिया मैंने कि यहाँ तक गया, फिर उसके बाद और ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर यहाँ पहुंच गया। ठीक है जी। तो इस तरह से जब आप स्लोली स्लोली बनाओगे तो बन जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो देख देख के घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है जी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 9। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। तो वैसे तो ये लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर का भी फंडा यहाँ पे दिखेगा। बल्कि मैं तो ऐसा कहूँ कि अगर लिक्विड सॉल्यूशन कोई ऐसा बच्चा है जो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स पढ़ रहा है और उसने अभी तक लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाली बात, ये वाली बातें ना पता हो कि यहाँ जो फंडेज यूज होने हैं वो आपको नहीं पता होंगे, तब तक आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए दोनों ही चैप्टर्स का एक रफ नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो इसने क्या क्या दे रखा है, देखो मोलैलिटी दे रखी है आपको किसी एक्व सॉल्यूशन की, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है तो ऑब्वियसली डेल्टा टी एफ निकल जाएगा, के एफ दे रखा है, तो यहाँ से ऐसा करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसा करने से आपके पास यहाँ से आई आ जाएगा। देखो जरा मैं निकाल के भी दिखाता हूँ, आप चाहो तो निकाल के देखो। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, यही तो होता है। अगर यहाँ से आप डेल्टा टी एफ की वैल्यू रख दो, तो ये कितनी थी, माइनस का 0.0558, वो हो जाएगा कितना, प्लस 0.0558। ऐसा क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि एक्चुअली डेल्टा टी एफ निकालोगे तो कितना होगा, प्योर पानी कितना का फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप बोलोगे जीरो माइनस माइनस का 0.0558, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब ये प्लस हो जाता है। यहाँ पे रख दो आई, यहाँ पे रख दो आपके के एफ की वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू, तो ऐसा करने से आई निकाल लो, यहाँ से आई आपका 3 आ गया। अभी तक हमारे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से जो हमारा फंडा था वो तो क्लियर हो गया, लेकिन आंसर नहीं आया। आंसर के लिए तो हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर भी हमारा क्लियर होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कोबाल्ट 3+ है, जिसका क्लोराइड आपके पास है COCl3, और इसके साथ कुछ अमोनिया है, वो अमोनिया नहीं बता रहा है कितने हैं, लेट से कुछ एक्स अमोनिया है। ठीक है जी। इतनी बात आपको बताइए, तो कह रहा है ये जो कैलकुलेशन आई है, इस कैलकुलेशन की हेल्प से आप बताओ कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है इसका, और फिर एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालने के बाद आप ये बताओ कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम इस तरह से बनाते हैं, इसके अंदर कितने क्लोरीन पड़े हैं और बाहर कितने पड़े हैं। ये अंदर वाले पूछ रहा है, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अंदर कितने क्लोरीन पड़े हैं, तो कुछ एक्स मान लो अंदर पड़े होंगे, वाई बाहर पड़े होंगे, टोटल मिला के 3 ही होंगे, तो 3 में से हो सकता है एक अंदर पड़ा हो, 2 बाहर पड़े हो सकता है 2 अंदर पड़ा हो, 1 बाहर पड़े हो सकता है तीनों के तीनों अंदर हो सकता है तीनों के तीनों बाहर हो, वो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके लिए आपको क्लियर क्या होना चाहिए, आपको इतनी सी बात जरूर पता होना चाहिए कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वो जब एक्व सॉल्यूशन में जाता है तो किस तरह से डिसोशिएट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, K4 एफिशिएंसी से मान लो, तो K4 एफिशिएंसीज को जब आप एक्व सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो ऐसा करने से इसके K प्लस आयन अलग चले जाएंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशीज अलग चली जाएगी। इसका मतलब है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कैटायन आयन है ना, वो नहीं टूटते, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज आपका यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो ये क्या, ये इतने पार्टिकल्स में टूट जाएगा, सिंस आपका K4 एफिशिएंसी कितने पार्टिकल में टूट गया, 4K+ और एक ये स्फीयर, जिसकी वजह से इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो एक ये और 4 ये, मतलब कितने, 5 चीजों में टूट गया, तो इसका आई कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यहां से रिलेट करते हैं क्या, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, जस्ट ऐसे ही एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया था। अब आते हैं अपने वापस इस क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से इसको रिजेंबल करने की कोशिश करते हैं, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बात इतनी सी है कि आपके पास क्या है, आई अगर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, इसको जब आप तोड़ोगे, तो तोड़ने के बाद समथिंग कुछ कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, और 2 Cl आपके क्या है, इधर आ जाना चाहिए, Cl-आयन। मैंने आपको बताया ना कि कुछ Cl-आयन हो सकता है बाहर पड़े होंगे, कुछ हो सकता है अंदर पड़े होंगे। तो इसने क्या पता लग गया, यहाँ से ये पता लग गया कि अगर आई 3 आ रहा है, तो 2 Cl-आयन बाहर होंगे और 1 Cl आपका अंदर होगा। इतना आपको पता चलना चाहिए। तो आंसर तो वैसे यहीं से आ गया कि 1 Cl अंदर है, और उसने यही पूछा नंबर ऑफ Cl अंदर कितने हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक ही Cl है, आंसर तो हमें मिल गया, आंसर तो 1 है। वैसे अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला ढूंढना चाहो, तो एग्जैक्ट फॉर्मूले ढूंढने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा बात और पता होनी चाहिए कि कोबाल्ट 3+ आयन जब कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसके आसपास 6 चीजें जुड़ती हैं। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है, तो एक तो यहाँ से Cl आ गया, और अमोनिया कितने होंगे, फिर 5 अमोनिया होंगे। इट मीन्स ये क्या है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे होंगे 5 अमोनिया, 1 Cl और 2 Cl बाहर पड़े होंगे। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा CO NH3 होल 5
Cl और यहाँ Cl2। इसको जब आपने एक्वा सॉल्यूशन में तो डाला ना, तो ये 2 Cl अलग चले जाएंगे और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग चला जाएगा। आप चाहो तो इसके ऊपर चार्ज भी लगा लो, सिंस 2 Cl माइनस आयन जा रहे हैं तो ये 2 प्लस होगा। ठीक है ना? तो ये आपका बन के आया। अब इसमें पूछा नंबर अंदर कितने क्लोराइड्स पड़े हुए हैं, तो 1 क्लोराइड पड़ा है। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 1. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.